तो सॉइललेस कल्टीवेशन जो है, हाइड्रोफोनिक सॉइललेस कल्टीवेशन, इसके बारे में अपन बहुत, जैसे आप अभिषेक जी बता रहे थे कि फॉरेन में जो भी आप हाई वैल्यू सोलानिशियस और कुकुरबिट्स क्रॉप करते हैं वो पूरा सॉइललेस में कर रहे हैं, मैक्सिमम, नॉट पूरा, मैक्सिमम सॉइललेस में कर रहे हैं। और अगर आपको एक्सोटिक और नया जो भी वेराइटीज़ ये कर रहे हैं और आपको एश्योर्ड प्रोडक्शन चाहिए तो वो सॉइललेस में ही आपको मिल सकता है। सॉइल में दिक्कतें बढ़ती जाएंगी। तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा बैकग्राउंड मेरे बारे में। मेरा नाम है सचिन कुलकर्णी, आप मेरे से कनेक्टेड रह सकते हैं। ये मेरा विजिटिंग कार्ड है और इसको स्कैन करेंगे तो हाँ आपको मेरे पूरे कॉन्टैक्ट्स आ जाएंगे। मेरे बारे में बताने का बोले तो मेरे को 30 साल से एक्सपीरियंस है एग्रीकल्चर में। मैं 1996 में एमएससी किया हॉर्टिकल्चर साइंस में महाराष्ट्र से। उसके बाद कुछ साल पहले डुपॉन्ट में एज अ पेस्टिसाइड डिवीजन में काम किया। उसके बाद नागार्जुना हाइफा, ये हाइफा कंपनी जो है, हाइफा फर्टिलाइजर्स, ये इंडिया में 1996 से ऑपरेटिंग है। 1996 में नागार्जुना फर्टिलाइजर के साथ यह कंपनी ने टाई अप किया था। वो टाई अप होने के बाद फिर कुछ कारण से वो जॉइंट वेंचर डिसॉल्व हो गया। फिर पीआर एग्रो बोल के एक कंपनी थी, वो कंपनी ने नागार्जुना हाइफा का इंडिया का डिस्ट्रीब्यूशन लिया था और हम लोग जो नागार्जुना हाइफा में काम करते थे वो पीआर एग्रो में चले गए। पीआर एग्रो में मैं काम करने के बाद 2016 में मैंने एक मेरा खुद का कंपनी चालू किया जो प्रोएक्टिव एग्री सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से था, जिसमें मैं कंसल्टेशन प्रोजेक्ट करता था, जिसमें प्लांट न्यूट्रिशन मैनेजमेंट मेरा मेजर डोमेन एक्सपर्टीज है। तो जो सीड कंपनीज है, बहुत सारे सीड कंपनीज भारत में और थाईलैंड में और वियतनाम में उनका सीड प्रोड्यूस करते हैं। जो भी अपन पॉली हाउसेस में बड़े बड़े क्रॉप्स देख रहे हैं, नीदरलैंड में देख रहे हैं या यूएस में देख रहे हैं, स्पेन में देख रहे हैं, उसका सीड का प्रोडक्शन जो होता है वो ज़्यादातर इंडिया थाईलैंड में होता है, क्योंकि सीड प्रोड्यूस करने के लिए काफ़ी सारा लेबर लगता है। हर फूल के पास जाके उसको पॉलिनेशन करना पड़ता है और आज भी लेबर जो है वो फॉरेन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा है। ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी की बात नहीं है, हाइब्रिड अगर है तो उसका एक मेल होता है, एक फीमेल होता है और वो उसको आके उसको पॉलिनेशन करने के बाद उसको हाइब्रिडाइजेशन होता है और वो हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए बहुत सारा लेबर लगता है। इंडिया में फिर से आज कंपेयर टू यूरोप लेबर काफ़ी इकोनॉमिकल है, सस्ता नहीं बोल सकते हैं, इकोनॉमिकल है। तो काफ़ी सारे सीड कंपनीज है जिनके साथ मैं जुड़ा था। उनके जो फार्मर्स है, फार्मर्स जो आप सीड प्रोडक्शन, जो हाई वैल्यू सीड प्रोडक्शन के फार्मर्स भी छोटे छोटे फार्मर्स है। एक रानीबेन्नूर बोल के एरिया है, एक जालना बोल के एरिया है महाराष्ट्र का पैस, वहाँ पे छोटे छोटे 10-10 गुंठा के प्लॉट्स पे लोग वेजिटेबल हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस करते हैं। नॉर्मल फार्मर है, ज़्यादातर पढ़े लिखे भी नहीं है, क्योंकि जो उनके फैमिली लेबर्स ये सीड प्रोडक्शन का काम करते हैं। बाहर से अगर आप लेबर लेके आओगे, क्योंकि ये बहुत टाइम बाउंड होता है, तो कॉस्ट भी जाता है। तो छोटे छोटे जो मार्जिनल फार्मर है, उनके पास छोटी लैंड है, उनको उत्पादन अच्छा आना चाहिए, कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा, कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली सपोर्ट करने के लिए उन्होंने सीड प्रोडक्शन एडॉप्ट किया और उनको अपना कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस बेटर, क्योंकि ग्लोबल स्टैंडर्ड का वेजिटेबल्स चाहिए था। सीड जो है वो ग्लोबली बिकने वाला था, उसका जर्मिनेशन परसेंटेज, उसका ये जो है प्यूरिटी, डिसीज, ये बहुत बेटर रहना चाहिए था। तो उसके लिए उनको नए नए प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने थे। सॉइल बेस्ड फर्टिगेशन वाज वन, सॉइललेस कल्टीवेशन, हाइजीन, जर्मिनेशन इंप्रूव करने के लिए न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमन को एक अलग तरह का न्यूट्रिशन दिया जाता है जिससे कि आने वाले नस्ल, आने वाला बच्चा हेल्दी पैदा हो। वैसे ही जब आप सीड प्रोड्यूस करते हो, टोमेटो का हो, पेपर का हो, मेलॉन, वाटरमेलॉन, कुकुम्बर का हो, तो वो प्लांट को एक अच्छा न्यूट्रिशन देंगे, तभी जाके सीड अच्छा बनेगा, जो कि आगे जाके फ्रूटफुल बनेगा। तो वो सीड प्रोडक्शन के लिए मैं सिंजेंटा, बायर, सेमिनिस, मोन्सेंटो, ये कंपनी के साथ टाई अप था मेरा। मैं उनके फार्मर्स को, उनके स्टाफ को इंडिया में और थाईलैंड में ट्रेन करता था, स्पेशली प्लांट न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पे। उसके बाद मैंने एक पीटमॉस कंपनी के साथ भी कंसल्टेशन टाई अप किया था, जो क्लासमन एंड डेलमन जो जर्मन कंपनी है, उनका पीटमॉस आता है। काफ़ी सारे जो नर्सरी ग्रोअर्स है उनको मालूम है कि पीटमॉस क्या होता है। कोकोपीट का एक सब अल्टरनेटिव बोल सकते हैं। कोकोपीट के पहले पीटमॉस ही था, कोकोपीट तो अभी एज अ सबस्ट्रेट डेवलप हो रहा है। तो उसके लिए क्लासमन डेलमन के लिए भी मैंने काम किया है।
लेकिन जब हाइफा फर्टिलाइजर्स इंडिया में डायरेक्ट सब्सिडरी बोल के लॉन्च हुआ तो मैं उनके साथ 3-4 महीने एज अ कंसल्टेंट जुड़ा था। उसके बाद 1 अप्रैल से मैं बाकी सब मेरे प्रोजेक्ट्स छोड़ के अभी मैं फुल टाइम हाइफा का एज अ एम्प्लॉय काम कर रहा हूँ, जिसमें मैं सेल्स एंड मार्केटिंग डिवीजन देखता हूँ। तो ये बताना इसलिए मैं इम्पोर्टेंट था कि जस्ट एस्टेब्लिश करना है कि भाई आप आपके जो मैं जिनसे आपको बात कर रहे हैं, आपको कौन कौन से विषय पे मैं आपको ट्रेन कर सकता हूँ, ये बताने के लिए है। और मेरी ऐसी इच्छा है कि आज का अपना इंटरेक्शन ये तो शुरुआत है, आप आपके प्रॉब्लम्स के लिए हमेशा जुड़े रहे। मेरे को आई लव टू ट्रैवल, आई लव टू बी योर फ्रेंड्स, और एग्रीकल्चर मेरा पैशन है। जब मैं एक एग्रीकल्चर फैमिली में पैदा हुआ हूँ, मैं अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट अ सन ऑफ अ फार्मर, बट आई एम अ ग्रैंड सन ऑफ अ फार्मर, आई मस्ट से। मेरे दादाजी किसान थे, मेरे पिताजी ने जॉब ज्वाइन किया क्योंकि बड़ी लंबी लिस्ट ऑफ ये थे। मेरे को 5 अंकल्स थे, तो हर अंकल तो खेती में नहीं काम कर सकते, किसी ने कुछ जॉब्स ये वो किए, तो मेरे पिताजी ने जॉब ज्वाइन किया। लेकिन मैं मेरे दादाजी के साथ काफ़ी जुड़ा था और मैं तब से खेती देखता था, उनके साथ मैं जाता था, फार्मर, और उनका पेन पॉइंट्स मैंने देखा। और वो देखने के बाद 12th स्टैंडर्ड होने के बाद मेरे पास 2 ऑप्शन थे, आइदर इंजीनियर बनो या कुछ अलग करो। डॉक्टर बनने के लिए तो उतने मार्क्स भी नहीं थे, तो मैंने एग्रीकल्चर एज अ प्रोफेशन चुना क्योंकि मेरे पास एग्रीकल्चर को मेरे को एक बड़ा पैशनेट ये था। तो मैं आपको एक थोड़ी स्टोरी बताना चाह रहा हूँ। ये पिक्चर किसी ने देखा है कभी इंटरनेट पे? या ग्रेट। सो दिस इज हैंगिंग एडन ऑफ बेबीलोन। तो सॉइललेस कल्टीवेशन के बारे में बात करने के लिए ये सबसे पहले पिक्चर दिखाना इसलिए ज़रूरी है कि काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये अभी मिट्टी में ही स्ट्रगल कर रहे हैं, ये सॉइललेस क्या करना है। तो सॉइललेस कल्टीवेशन इज नॉट अ रॉकेट साइंस। और आदमी यानी जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस में सॉइललेस कल्टीवेशन इज नॉट न्यू। दैट इज व्हाट आई एम शोइंग दिस पिक्चर। दिस इज एन हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन। ये एक जैसा अपना बीच में बाहुबली मूवी था ना, उसमें जो माहेशमती का बड़ा सा साम्राज्य दिखाया गया था, उस टाइम पे ये 1600 BC बिफोर क्राइस्ट, यानी आज अभी ये अपन 21st सेंचुरी है, 3600 साल पहले। तो 3600 साल पहले ये हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन इस्टेब्लिश हुआ था। वहाँ के जो राजा थे वो यानी कॉन्करिंग के लिए या इसके लिए बाहर गए, तो एक साम्राज्य की एक पे हमला करके या उनके साथ तह करके वहाँ की जो राजकुमारी थी उसको शादी करके रानी बना के वापस लेके आए हैं। और जब रानी बन गई है तो उसके ख्वाहिशें भी होती है। अब ये रानी जो थी, जो किंगडम में गए थे, वो एकदम से जंगल वाला था, बड़ा वेजिटेशन है, हरा भरा ये था। लेकिन बेबीलोन जो था ये रेगिस्तान में था, तो इनका जो महल था या किला बोलो, ये पूरा रेगिस्तान में था। तो जो लड़की बचपन से हरे भरे मैदानों में, हरे भरे जंगलों का देखनी चाह रही थी, तो सडनली अगर उसको ऐसे इन्वायरमेंट आने के बाद, तो रानी काफ़ी खुश नहीं रहती थी, उसको वो काफ़ी उदास रहती थी। तो राजा ने बताया कि भाई मुझे पता नहीं है क्या करना है, लेकिन ये पूरा हरा भरा करना है। तो वो तब टाइम पे वो जो रेत के उन्होंने ये बेबीलोन, और इसको एंशियंट वर्ल्ड के जो अजूबे हैं, 7 अजूबे, उनमें से एक अजूबा बोला जाता है। और वहाँ पे ये जो ह्यूमन हिस्ट्री का पहला नॉन सॉइललेस कल्टीवेशन है, और ये भी 3600 साल पहले। ये 3600 साल पहले अगर अपन आदमी ये कर सकते थे, तो आज आप और मैं, जब टेक्नोलॉजी है, AI है, इंफॉर्मेशन है, इंटरनेट है, तो क्यों नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अगर किसी के दिमाग में ऐसा है कि हम सॉइल में करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो सॉइललेस, मैं आपको बोलता हूं कि पीयूष सर ने जितने सारे आपको प्रॉब्लम्स बताए कि सॉइल में ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऑर्गेनिक मैटर, ये वो इंटरैक्शन, ये सारे प्रॉब्लम से आपको सॉइललेस कल्टीवेशन निजात दे सकता है।
तो आप अगर उसको अच्छे से सीख जाओगे और करोगे, और मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, ये जब मैं बता रहा हूँ इस टाइम पे 2000 प्लस स्मॉल ग्रोवर्स जिनको सिर्फ पढ़ना लिखना यानी आंकड़े समझ में आते हैं, इंग्लिश भी बोलना नहीं आता है, इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता है, सिर्फ नंबर समझ में आते हैं, वैसे फार्मर्स को भी हमने सॉइललेस कल्टीवेशन सिखाया हुआ है। अगर आपको क्यूरियोसिटी है, आपको जानना है, तो आप जालना के पास जाइए, देउलगांव राजा, लोनार बोल के कुछ तालुकाज है, विलेजेस है, वहाँ पे आपको सॉइललेस कल्टीवेशन छोटे छोटे फार्मर 2-2, 4-4 हजार नेट्स में, इंसेक्ट नेट, नॉट इवन पॉली हाउसेज में भी है, कंपनीज कर रहे हैं, लेकिन इंसेक्ट नेट हाउस में भी सॉइललेस। कुछ पिक्चर्स मैं आपको शेयर करूंगा जो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। आप बोलेंगे कि सॉइललेस कल्टीवेशन क्यों करना है, वाई टू डू सॉइललेस कल्टीवेशन। सबसे पहले यह है कि भाई सॉइललेस कल्टीवेशन क्यों करना है। सब मेजरली क्या है, आप अगर देखोगे तो आपका जो एरिया है वहाँ पे लैंड होल्डिंग काफ़ी कम है। आगे और जैसे जैसे जनरेशन आएंगे लैंड होल्डिंग कम होती जाएगी, और जितना लैंड होल्डिंग कम है तो उतना प्रेशर बनेगा कि जितनी लैंड है उसमें से अपने को मैक्सिमम आउटपुट निकालना है। वी आर ऑलरेडी क्रॉस 1.4 बिलियन पीपल, देर आर मेनी मोर्स टू कम इन फ्यू ईयर्स। तो अपने को प्रोडक्शन बढ़ाना है। ये दूसरा सबसे मेजर बात ये है कि पीयूष सर ने जो बताया कि सॉइल पे जब आप कल्टीवेशन ऑन रेगुलर बेसिस करते जाओगे तो प्रॉब्लम्स आपके कम नहीं होंगे, बढ़ते जाएंगे। वर्जिन सॉइल है, मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं एज एन एग्रोनॉमिस्ट, एज एन एग्रीकल्चर एक्सपर्ट जब घूमते हैं तो फटे हुए पॉली हाउसेस दिखते हैं जिसका पॉलीथीन चेंज नहीं हुआ है, सब पड़े हुए हैं। तो जब फार्मर्स को जाके क्यूरियोसिटी, भाई क्या हो गया, तो फार्मर्स बोलता है सर पहले 2 साल बहुत अच्छा यील्ड आया, बहुत अच्छा प्रोड्यूस आया, अच्छा पैसा मिला, लेकिन उसके बाद यील्ड डाउन होने चालू हो गया। पेपर बदलने का भी पैसा मेरे पास अभी नहीं है क्योंकि मुझे इसमें वायबिलिटी नहीं दिखती। तो ये ऐसा क्यों हुआ? सबसे पहले मेजर प्रॉब्लम्स एक है, जब आप सॉइल पॉली हाउस में, क्योंकि नॉर्मल एग्रीकल्चर में ये तो यानी जब मैं दादाजी की बात कर रहा था तभी उसने मुझे क्रॉप रोटेशन के बारे में बताया था। हर एग्रीकल्चरिस्ट को मालूम है कि क्रॉप रोटेशन क्या होता है। लेग्यूम लो, उसके बाद धान वाला लो, फिर से लेग्यूम लो, यानी नाइट्रोजन रिप्लेनिश होता है, डिसीज और ये होता है। लेकिन सॉइललेस में तो आप नहीं कर सकते, अपना पॉली हाउस में तो आप नहीं कर सकते। पॉली हाउस में आप सोयाबीन लगाओगे, धान लगाओगे नहीं, आप रोटेशन नहीं करोगे, आपको हाई वैल्यू क्रॉप ही लेना है। तो और एक बार आप मास्टर कर लेंगे हाई वैल्यू क्रॉप का, तो आपको रिपीटेड जब करोगे तभी आपको वायबिलिटी बनेगा। आप उसको क्रॉप रोटेशन तो नहीं कर पाओगे, तो वो क्रॉप रोटेशन आपके पास नहीं है, क्रॉप तो वही लेना है। फिर अगर क्रॉप रोटेशन नहीं कर सकते तो आपको क्या प्रॉब्लम आएंगे, पेस्ट एंड डिसीज बढ़ती जाएगा, नेमेटोड्स। इवन सॉइल में जो सॉइललेस नहीं कर रहे हैं, जो इवन पॉलीहाउस नहीं है, जो ओपन फील्ड में भी काम कर रहे हैं, उनके इसमें भी ईयर ऑन ईयर अगर टोमेटो ले रहे हैं तो रूटनेट नेमेटोड आ रहे हैं। उसके बाद आपके बैक्टीरियल विल्ट आ रहा है। बैक्टीरियल विल्ट पता है और किसी को? लाइजोक्टिनिया सोलानिस। सो बैक्टीरियल विल्ट ये एक बार अगर आपके सॉइल में आ जाएगा तो आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या है, अगर आप जाओगे रायपुर में तो सब लोग ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। आजकल कोई ऑन रूट वाला नहीं लगाते, सब कुछ ग्राफ्टिंग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बैक्टीरियल विल्ट रेजिस्टेंट रूट स्टॉक पे ही अगर आप ग्राफ्ट करोगे तो ही आपका पौधा जिएगा। अगर आपने गलती से ग्राफ्टेड प्लांट ज़्यादा अंदर लगा दिया और वो ऑन रूट पे चला गया तो पौधा मर जाएगा। और शुरुआत में मैं आपको बताता हूँ, जब मैं एग्रीकल्चर में जाता था तो एक दिन मस्त हरा भरा प्लांट पौधा है, बड़े से फ्रूट्स लगे हैं, हार्वेस्टिंग को आना है, और एक इरिगेशन कर दिया, दूसरे दिन लाइन से पौधे मरना चालू हो जाते हैं। वो पानी से, राइजोक्टिनिया जो है वो पानी से फैलते फैलते जाते, एक दिन पूरा फील्ड। और आज ये पैच में है,
अगले साल वो पैच में जाएगा, धीरे 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 आपके पूरे इसमें आ जाएगा, फिर आपको सोलेनिशियस क्रॉप्स आप नहीं ले सकते हो। दूसरा एक दिखा है ये बूम रैप बोल के, ये जो मैंने आपको सीड प्रोडक्शन बताया था उसमें आता है। ये एक परजीवी बोलते हैं उसको, पैरासिटिक वीड होता है। पैरासिटिक वीड जो क्या करता है, वो उसके जड़ों पे जिंदा होता है और वो पूरा ये जो टोमेटो का पौधा है इस पे ये पैरासिटिक वीड बनता है, ओबेरांचे बोलते हैं उसको, और ये आने के बाद इसमें से पूरा न्यूट्रिशन उसका ले लेता है और पौधा मर जाता है। मल्च के नीचे, मल्च ऐसे फाड़ के ऊपर आ रहे हैं, ऐसे भी फोटोज है ये ओबेरांचे। ये चीज़ आप बोलेंगे कि हमारे यहाँ तो नहीं है, आपके यहाँ नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन आने में देर नहीं लगेगी। मैंने ये भी देखा है जहाँ पे फार्मर्स बहुत अच्छे तरह से टोमेटो करते थे, कैप्सिकम करते थे, उनके शुरुआत में अच्छे यील्ड्स आते थे, धीरे धीरे नेमेटोड, बैक्टीरियल विल्ट, ओबेरांचे यानी ये परजीवी, ये सब कुछ आना चालू हो गया है और लैंड धीरे धीरे जो पॉलीहाउस में है। अब इस पे सॉल्यूशंस क्या है? सॉल्यूशंस क्या सॉइललेस करना ही एक सॉल्यूशन है क्या? तो नहीं है, देयर आर डिफरेंट सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन पहले रहता था जो हम बताते थे कि इसको सोलराइजेशन करना है, जो कि प्रैक्टिकली पूरा होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है, उतनी धूप चाहिए उसका, ये चाहिए। उसके बाद फ्यूमिगेशन कर सकते हैं, लेकिन फ्यूमिगेशन इज़ वेरी डेंजरस। फॉरेन में जाएंगे तो उसकी कुछ कंट्रीज़ में कुछ लाइसेंस फ्यूमिगेटर्स होते हैं, वो आते हैं, वो देते हैं, वो आके करके जाते हैं फ्यूमिगेशन, क्योंकि जो फ्यूमिगेंट्स होते हैं वो कार्सिनोजेनिक होते हैं, और कुछ फ्यूमिगेंट्स जो थे उसको अभी बैन किया गया है इंडिया में, लाइक फॉरेन कंट्रीज़। तो फ्यूमिगेशन करने से आपको ये प्रॉब्लम्स को किल कर सकते हो, लेकिन फिर से नहीं आएगा ऐसा बोल नहीं सकते। वो सीजन में चलेगा, उसको रिपीटेटिव करना है, और उसकी टेक्नोलॉजी अभी अपने पास उतनी कंपनीज नहीं है और कॉस्ट भी है। तो मेजरली एक तो आपके सब प्रॉब्लम्स जो है, जो मैंने आपको बताया कि सैलिनिटी है, ये है, अभी कुछ किसान है उनके पास ज़मीन तो है लेकिन वो अच्छी ज़मीन नहीं है, तो उसमें अगर पॉलीहाउस लगाएंगे, इतना खर्चा करेंगे, रॉकी सॉइल है या कैलकेरियस सॉइल है, अच्छी सॉइल नहीं है, या एकदम से लाइट सॉइल है, वो बोलेगा अगर मैं यहाँ पे पॉलीहाउस खड़ा करूँगा तो इसमें से उत्पादन नहीं आएगा। ऐसे लोगों की भी लैंड पे अगर आप पॉलीहाउस खड़ा करके सॉइललेस कल्टीवेशन करोगे, हो सकता है। दूसरा है पानी, अच्छे क्वालिटी का पानी आपके पास कम है, आप रॉकी सॉइल है जो एकदम बंजर ज़मीन है, वहाँ पे पानी का स्रोत भी कम है, लेकिन उसमें अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं और या थोड़ा पानी जितना है उसमें, क्योंकि पानी जो है सॉइललेस कल्टीवेशन को बहुत कम पानी लगता है। अगर ओपन फील्ड में 1 किलो टोमेटो को अगर 60 लीटर पानी लगता है, तो आपके जो ग्रीन हाउस रिसाइकलिंग पानी है उसमें 10 लीटर इतना कम पानी में आपकी टोमेटो 1 किलो टोमेटो आप उगा सकते हो। तो ये इकोनॉमिक्स है, थ्योरेटिकल है, लेकिन प्रैक्टिकल इज नॉट दैट फार बियॉन्ड, क्योंकि हम जब देखते हैं कि सॉइल में आपको 2 इंच तक इरिगेशन करने के लिए जितना लीटर पानी लगता है, उतना ही एक ग्रो बैग जो रहती है उसको पानी बहुत कम लगता है। आपको जान के हैरानी होगी कि एक पौधे को हम मैक्सिमम 1.2 लीटर पीक सीजन में 1.2 लीटर पर प्लांट पर डे, इतने में पानी में अपन खेती कर रहे हो। तो यू कैन कैलकुलेट कि बहुत कम पानी में खेती हो सकती है, जहाँ पे आपको ड्रॉट है, बंजर ज़मीन है, या पॉलीहाउस लगा दिया है और उसमें बाकी सारे प्रॉब्लम्स है, तो वहाँ पे आप सॉइललेस कल्टीवेशन कर सकते हैं। और एक वेरी इंपॉर्टेंट कि क्वालिटी, अब जब इकी फार्म का वो एग्जाम्पल बता रहे थे अभिषेक जी, वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि वो एश्योर क्वालिटी डिलीवर कर सकते हैं, वो सब पूरा सॉइललेस में कर रहे हैं जो इकी फार्म का है। तो आपको अगर क्वालिटी है और एश्योरेंस, अगर आप सॉइल बेस करोगे, आप उत्पादन की जो गारंटी है अगले को जो आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे, वो तो आपको जब कॉन्ट्रैक्ट में आएगा कि उसको पता चलेगा कि भाई इसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया तो मेरे को हर महीने इतना इतना या हर वीक में मेरे को इतना इतना किलो देगा। अगर वो एश्योरेंस आप उसको नहीं दे पाओगे, सॉइल बेस ओपन कल्टीवेशन और इवन पॉलीहाउस में आप उत्पादन की गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स आते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, आप उसको वेरिएबल्स को
किल कर रहे हो, कम कर रहे हो। पॉली हाउस लगा के एक आपने वेरिएबल कम किया क्लाइमेट का, यानी बारिश हो रही है, ओला आ रहा है, तो आपने उसको कम किया, या ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन जो सॉइल का वेरिएबल है जिसमें बहुत वेरिएशन आके कभी कभी, अभी थोड़ी देर पहले एक किसान आ रहे थे, फोटो दिखाया कि इसमें फ्लावरिंग तो हो रहा है लेकिन फ्रूटिंग ही नहीं हो रहा है। अब आप उसका अगर सॉइल का ईसी, पानी का ईसी और वो सब कुछ स्टडी करोगे तो आपको पता चले कि अरे भैया ये प्रॉब्लम है, तो उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते हो आप इजीली। उसके लिए आपको टाइम लगेगा। जैसे मैंने आप जब भी बताया था कि भाई आपकी अगर हार्ड पैन बन रहा है, सोडियम सॉइल है, तो उसको रिक्लेम करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इतना इजी नहीं है। लेकिन सबस्ट्रेट में आप इजीली कर सकते हो। सबसे पहले हमने ये देखा है कि आपको क्वालिटी अच्छी आएगी, गारंटेड आएगी, जो आपको जैसी चाहिए। अगर जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो सबसे पहले ये देखते हैं कि वो बोलेंगे कि मेरे को 200 ग्राम का फ्रूट चाहिए भाई, 150 ग्राम या 200 ग्राम के बीच में चाहिए, 100 ग्राम का फ्रूट मेरे को नहीं चाहिए। तो आप उसको आपके जो 80% ऑफ योर प्रोड्यूस शुड बी क्वालिफाइड दैट ए ग्रेड। अगर आपको नहीं है तो आपके लॉसेस है, क्योंकि आपको जो रेट मिलेगा वो पर्टिकुलर क्वालिटी के लिए मिलेगा। उसके बाद आपका हार्वेस्ट जल्दी आता है, ये जो सॉइल बेस होता है उससे आपको हार्वेस्ट जल्दी आता है। और सबसे मेजर एस्पेक्ट है कि आप ऑफ सीजन में, जब ग्लट नहीं है, क्योंकि ओपन खेती में क्या होता है, एक लिमिट आता है। जैसे आप बोल रहे हैं कि टोमेटो 2 रुपए किलो, हार्वेस्ट करने के लिए भी उसका जो लेबर निकलता है वो भी आपको मार्केट में आने के बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं निकलती है, हार्वेस्टिंग कॉस्ट नहीं निकलती है, वो फेंक देना पड़ता है। तो ऐसे टाइम पे अगर आप उसमें खीरा लेंगे जब खीरे के रेट ज़्यादा रहते हैं, टोमेटो लेंगे जब टोमेटो के रेट ज़्यादा रहेंगे, ऐसे अगर आप क्रॉप मैनेज करोगे तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी आएगी। ठीक है, ये तो सेम स्लाइड है जो अपने साहब ने दिखाया था। इमेजिन करो कि आप 1 एकड़ में कितना 500 मेट्रिक टन, ये है, लेकिन ये बहुत हाइप्ड है, ज़्यादा है। एवरीथिंग इज कंट्रोल, ऑलरेडी एवीएल हैज एक्सप्लेन, बट स्टिल इज देयर। तो 1 एकड़ में अगर आपको 450 मेट्रिक टन यानी 20 रेफर कंटेनर्स, इतना प्रोडक्शन 1 एकड़ में बन रहा है, अपने को इतना तक नहीं जाना है। 10% ऑफ दिस ऑल्सो इज अ वायबल फॉर अस, वी कैन गो विद दैट, करेक्ट। तो अगर सॉइललेस कल्टीवेशन करना है तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉइललेस कल्टीवेशन, हाइड्रोफोनिक्स जिसको अपन बोलते हैं, उसमें क्या क्या टाइप है। एक होता है न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्नोलॉजी। नॉर्मली आप यूट्यूब में वीडियो देखेंगे, सब देखते हैं, तो ऐसे गटर्स रहते हैं, वाइट गटर्स, उसमें प्लांट्स होते हैं, नीचे से न्यूट्रिएंट पानी चलते रहता है, उसको हम NFT बोलते हैं, न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्नोलॉजी। एक डीप वाटर कल्चर होता है जो फ्लोटिंग राफ्ट होते हैं, एक बड़ा सा टैंक होता है या छोटा भी टैंक हो सकता है, उसमें स्टायरोफोम जिसको आप क्या बोलते हैं, थर्मोकॉल के शीट्स होते हैं, वो फ्लोट होते रहते हैं, नीचे होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, आपको एरेशन के लिए कंटिन्यूअस एरेशन करके करना पड़ता है। तीसरा होता है ईब एंड फ्लो, जिसको हम फ्लड एंड ड्रेन भी बोलते हैं, यानी राइज होता है पानी, रूट जोन को गीला करता है, सबस्ट्रेट को गीला करता है, फिर ये हो जाता है, फिर से 1 घंटा 1.5 घंटा टाइमिंग के बाद उसको ईब एंड फ्लो बोलते हैं। और एक होता है एरोफोनिक्स। एरोफोनिक्स में सिर्फ रूट्स पे एक फाइन मिस्ट जाता है और रूट उसको नमी को बनाए रखता है, और वो जो मिस्ट में से, जिसको अपन फॉग बोलते हैं, उसमें से वो न्यूट्रिएंट लेता है। तो ये एरोफोनिक एक सिस्टम है। बट आज अपन जो बात करेंगे वो है सबस्ट्रेट कल्टीवेशन। सबस्ट्रेट कल्टीवेशन में अपन यानी जो कोकोपीट या मीडिया यूज करके कल्टीवेशन है। ये फोटो मैंने जैसा आपको बताया था, एक छोटे किसान का है जिसका पॉली हाउस है, उसमें उसके बाद नेट हाउस के भी फोटो आएंगे जो सीड प्रोडक्शन के लिए टोमेटो प्रोड्यूस कर रहे हैं 8 लीटर के ग्रो बैग्स में। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो सब कुछ चीज़ें हैं जो किसान तुरंत चालू करना चाहेंगे उनके लिए एक रेडी रेकनर, एक रेफरेंस पॉइंट्स क्रिएट करके बता रहा हूँ। इसके बाद भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे, हम हेल्प करेंगे। लेकिन मैं आपको आज एक बता रहा हूँ कि एक आधे के दिमाग में आएगा कि भाई चलो मेरे को सॉइललेस कल्टीवेशन ट्राई करना है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें लग सकती है वो मैं आपको सिंप्लीफाई वे में बता दूंगा। और जो फार्मर कर रहे हैं, आप तो काफ़ी सारे बड़े नॉलेजेबल फार्मर हैं जो कम पढ़ा लिखा और जो
जिसके पास रिसोर्सेज की कम है, ऐसे फार्मर्स के एग्जांपल्स देके मैं आपको बताऊंगा कि सॉइललेस कल्टीवेशन कितना इजी हो सकता है। जो हमने डीमिस्टिफाई जिसको बोलते हैं ना, हमने उसका क्रैक द कोड किया हुआ है, हमने उसको सिंपल किया है। एवीएल साहब ने आपको ग्लोबली क्या बड़े बड़े ग्रीन हाउस, क्लाइमेट कंट्रोल, ये वो बताए, अपने को जरूरत नहीं है, अपन सिंपल वे में कैसे कर सकते हैं, मैं इसको आपको यहाँ के एग्जाम्पल देके बताता हूँ, ठीक है। तो अगर जब सबस्ट्रेट कल्टीवेशन की बात आती है तो दो सिस्टम होते हैं, एक होता है फ्लड ओपन टू ड्रेन, जिसको ओपन सिस्टम बोलते हैं, और एक दूसरा होता है क्लोज लूप सिस्टम। क्लोज लूप सिस्टम में क्या होता है, जो ड्रेन आउट होता है, जो ड्रेन होता है वो कलेक्ट किया जाता है। जो नेदरलैंड में अगर आप जाएंगे, उसको नेदरलैंड क्यों बोलते हैं, नेदरलैंड को नेदरलैंड इसलिए बोलते हैं कि वो एक ही कंट्री है और उसको दी नेदरलैंड बोलते हैं। कोई कंट्री के आगे दी इंडिया नहीं बोलते, दी नेदरलैंड बोलते हैं, क्योंकि वो एक ही कंट्री है जो बिलो द सी लेवल है, विच इज बिलो द सी लेवल। मैं जब नेदरलैंड में गया था तो बीच पे जाएंगे करके हमारा टूर गया, जब आया तो ऐसा बड़ा ये दिख रहा है, अब बीच पे जाना है तो चढ़ के जाना है, अपने यहाँ पे बीच पे अपन उतरते हैं, राइट। तो वी आर ऑलवेज ऑन द अप एंड गो टू द बीच डाउन। वहाँ पे आपको बीच पे चढ़ के जाना पड़ता है, क्योंकि वो कंट्री जो है पूरा सी लेवल के। अभी क्या है, आपने पूरे वेस्ट जो निकलते हैं वो नदी को जाते हैं, नदी से समुंदर में चले जाते हैं। वहाँ पे वैसा नहीं होता है, क्योंकि सी ऊपर है, ये लैंड नीचे है, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, इफ्लुएंट को उनको पंप करके समुंदर में डालना पड़ता है। तो उनके यहाँ पे रेगुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अपने जैसा नहीं है कि भाई जा रहा है पूरा मिल रहा है, फैक्ट्रीज के भी वेस्ट जा रहे हैं, यमुना आपको सबको पता है, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतने सारे इफ्लुएंट नहीं, ट्रीटमेंट नहीं, कुछ नहीं, पानी नदियों में, नालों में जा रहा है, वहाँ से समुंदर में जा रहा है। वहाँ पे वैसा नहीं हो सकता है, क्योंकि देयर इज नो ग्रेविटी फ्लोइंग टू द सी, क्योंकि वो सी लेवल से नीचे है। तो उसको इसलिए उनके रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट है। तो पॉली हाउस से अगर आपका पानी निकल रहा है, आपके ग्रीन हाउस से पानी निकल रहा है जो कि फर्टिलाइजर्स और ये है, तो उसके लिए आपको हेफ्टी पेनल्टी देना पड़ेगा, क्योंकि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसको ट्रीट करके समुद्र में डालना है, या उसको अगर ट्रीट भी नहीं करेंगे तो भी समुद्र में डालना है, तो उसके लिए उसको पंपिंग करना है, तो ये कॉस्ट है। तो उनके रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट है, इसलिए वो क्या करते हैं, ये जो ड्रेन वाटर है इसको कलेक्ट करते हैं, जो पानी इसमें से ड्रेन होता है कलेक्ट करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं, फ्यूमिगेट करते हैं, और 10 या 20% या अप टू 30% फ्रेश वाटर के साथ उसको मिला के यूज करते हैं। उसको बोलते हैं क्लोज लूप। ये अपनी जो सिस्टम है, जो ओपन टू ड्रेन सिस्टम है, इसमें क्या करते हैं, जो पानी एक्स्ट्रा आता है वो सीधा नीचे जाके जमीन में चला जाता है, कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सस्ते में है, काम होता है, देयर इज नॉट मच कॉस्ट। हाँ, 5 से 10% का आपका फर्टिलाइजर जो है, जितना ड्रेन जाएगा वो पानी और फर्टिलाइजर इसमें वेस्ट होता है, लेकिन काफी सारा पैसा जो सिस्टम में है वो बच जाता है, क्योंकि अगर आपको क्लोज लूप सिस्टम करना है तो एक पर्टिकुलर स्लोप मेंटेन करना है, उसमें से पानी पूरा कलेक्ट करना है, वो पानी को ट्रीट करना है, फ्यूमिगेट करना है, क्योंकि उसमें से कुछ डिसीज होते हैं जो सब कुछ फैल सकते हैं, उसमें जो ईसी, उसमें जो सॉल्ट है उसको एनालाइज करना है। तो वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन अगर नए की ग्रोअर्स को चालू करना है तो उसके लिए ओपन टू ड्रेन इज द बेस्ट सिस्टम। ये मैं फिर से बता रहा हूँ, ये ग्रोअर है, अभी इसमें आप देखेंगे कि ये टॉल शेडनेट हाउस है, वो शेडनेट हाउस में कैप्सिकम लगाया हुआ है, और ये जो मैंने आपको बोला था कि ये ओपन टू ड्रेन है, इसमें आप जो ड्रेन है वो कलेक्ट नहीं करते हैं, इरिगेशन वाटर आता है, मिक्सिंग टैंक में ABC फर्टिलाइजर आता है, उसके बाद सबस्ट्रेट में चल के वो जितना एक्सेस वाटर है वो पूरा ड्रेन आउट होता है। तो अगर आपको सबस्ट्रेट करना है तो उसके लिए क्या क्या मीडियाज अवेलेबल है, सबसे आसान भाषा में बोलना है तो आपको कोकोपीट यूज करना ही सबसे एडवाइजेबल है, लेकिन मालूम होना चाहिए कि भाई परलाइट में क्यों नहीं करना है, रॉकवूल में क्यों नहीं करना है। क्वेश्चंस तो आएंगे ना, जब आप सोचेंगे और थोड़ा रिसर्च करना चालूंगी कि, तो आप बोलेंगे कि सचिन सर ने बोला था कोकोपीट लेके आओ 8 लीटर की बैग और ऐसा ऐसा करो, तो आप बोले कि परलाइट में क्यों नहीं कर सकता हो। तो मैं थोड़ा सा एक लाइट आपको उसमें इंट्रोडक्शन देता हूं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि प्रेजेंटेशन बड़ा लंबा हो जाएगा। ये सबस्ट्रेट के टाइप्स हैं, एक होता है परलाइट, एक होता है रॉकवूल, एक होता है पीट मॉस, कोको कॉयर जिसको कोकोपीट भी अपन बोलते हैं, वुड चिप्स और सैंड।
ये सब मीडिया यूज करके आप सॉइललेस कल्टीवेशन कर सकते हो। उसमें से कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। परलाइट क्या होता है, कोई बता सकता है व्हाट इज परलाइट? वोल्केनिक रॉक, यस। वोल्केनिक रॉक के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उसको ट्रिमेंडस हीट और प्रेशर में उसको पॉप करते हैं। जैसे आप कॉर्न का पॉप करते हैं, पॉपकॉर्न बोलते हैं, उसको हीट देते हैं तो अंडर प्रेशर वो कॉर्न होता है, वैसे ही होता है, एकदम लाइट होता है। तो वोल्केनिक रॉक को उसको हीट करते हैं और वो हीट करने के बाद वो पॉप होता है, एकदम हल्का होता है, लाइट होता है। काफ़ी सारे नर्सरी वाले उसको कोकोपीट में मिक्स करके भी यूज़ करते हैं 5 to 10%। इसमें आप यूज़ कर सकते हो। और ये डच बकेट सिस्टम में काफ़ी पॉपुलरली यूज़ होता है। एक तो होते हैं क्ले पेबल्स बॉल्स आते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं, या परलाइट भी यूज़ कर सकते हो। इसको हम डच बकेट सिस्टम बोलते हैं। ये क्लोज लूप सिस्टम है, इसमें से ड्रेन आता है, ये इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट में आता है, ठीक है। दूसरा है ये डच, जिसको हम नीदरलैंड बोलते हैं, और स्पेन मेजरली, वो एरिया में रॉकवूल यूज होता है। अब ये रॉकवूल क्या होता है, उसको रॉकवूल क्यों बोलते हैं? व्हाट इज रॉकवूल? जो आप हाँ, इंसुलेशन मटेरियल यूज होता है, बढ़िया है। लेकिन ये बनता कैसे है रॉकवूल? देखिए, दो नाम में ही है रॉकवूल। जैसे अपन कॉटन कैंडी होता है ना, जो शुगर को लिक्विफाई करके गोल गोल चक्री में घुमाता है, उसके रेशे रेशे बनते हैं, उसको कॉटन कैंडी। वैसे ही जो रॉक होता है, बेसाल्ट रॉक, उसको अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर और हीट पिघला देते हैं, जिसको लावा बनाते हैं और उसको स्पिन करते हैं, और उसमें जो रेशे होते हैं उसको ठंडा होने के बाद जो वूल बनता है, इसलिए उसको रॉक वूल बोलते हैं। और वो इंसुलेशन में सब बोल रहे थे कि इंसुलेशन मटेरियल बोल के भी यूज होते हैं, और वो सबस्ट्रेट बोल के भी यूज होता है, जो इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट होता है। तो ये जो है ये सस्टेनेबल नहीं है, काफ़ी सारे लोग उसको रिप्लेस कर रहे हैं। इंडिया में इसको मिलना काफ़ी मुश्किल है और कॉस्ट भी ज़्यादा है। तो अपने लिए क्या बेस्ट है? अपने लिए है कोकोनट कॉयर, क्योंकि अपने देश में कोकोनट बहुत ज़्यादा होता है। श्रीलंका और इंडिया ये कोकोनट सबस्ट्रेट के वर्ल्ड कैपिटल बन गए हैं। पहले जो नारियल आते थे, मेरे बचपन में मुझे याद है, कोई भी फंक्शन होता था तो नारियल आते थे, तो हमारे पे हमको काम लगा देते थे कि भैया इसके वो ऊपर के रेशे निकालना है। बड़ा मुश्किल रहता था रेशे निकालना। आजकल आप जाओगे तो आपको नारियल कैसे मिलते हैं? शेव्ड रहता है, टक्कल वाले नारियल मिलते हैं, पूरा उसका निकाल देते हैं। वो ऐसा नहीं है कि आजकल लोगों को यानी इजी करना है, वो ऊपर का जो नारियल का जो ये है, जो पहले वेस्ट था, आज वो वेल्थ बन रहा है, आज उसकी कॉस्ट बढ़ रही है। वो उसमें पहले तो सिर्फ रेशे बनते थे, रेशे का जो रस्सी वस्सी बनाते थे, कुछ अलग अलग यूज होते थे। लेकिन आज जो है नारियल का जो रेशा निकालने के बाद कुछ मैट्रेस भी बनते थे। आजकल तो फोम मैट्रेसेस आ रहे हैं। बचपन में कुछ खाट वाट बनाते थे, उसके लिए रस्सी यूज करते थे, मैट्रेस भी बनते थे, कॉयर के मैट्रेसेस, कॉयर मैट्रेसेस। आजकल सब फोम के आ रहे हैं, क्योंकि कॉयर ऑल्सो कॉस्टली हो गया है। कमिंग बैक टू जो कॉयर एक्सट्रैक्शन के बाद जो फाइबर एक्सट्रैक्शन के बाद जो भूसा रहता था, उसको कोई वैल्यू नहीं थी, उसको कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन जब वो सबस्ट्रेट करके यूज होना चालू हो गया, आज एक्सपोर्ट की बड़ी इंडस्ट्री है। सबस्ट्रेट एक्सपोर्ट इज अ बिग इंडस्ट्री हियर इन इंडिया। आप अगर नाम सुनेंगे पोलाची, या अगर आप जाओगे साउथ में, बड़ा है, श्रीलंका में भी देयर आर बिग ग्लोबल कंपनीज हु आर बाइंग दिस कोको कॉयर एंड सेलिंग इट एज अ सबस्ट्रेट। हालांकि ये सबस्ट्रेट बोल के बहुत, इसको एज अ सबस्ट्रेट यूज करना काफी अपने लिए इकोनॉमिकल भी है और इजी भी है। ये कॉयर, जितना मैं आपको इसके पहले जो रॉकवूल और परलाइट बोला है, ये पानी धोल करके नहीं रखता है, इनऑर्गेनिक है। लेकिन ये जो ये है कोको कॉयर, जिसको अपन कोकोपीट ही बोलेंगे, तो ये कोकोपीट जो है वो पानी अच्छे से धो के रख सकता है, न्यूट्रिएंट पकड़ के रख सकता है, जिसको अपन कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बोलते हैं, जो न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी, पोरोसिटी, ये बहुत अच्छा होता है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट सबस्ट्रेट है। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, सीईसी का मतलब होता है कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। सॉइल का भी अगर आप रिपोर्ट निकालते हो तो उसमें भी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी लिख के आता है। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इज नॉट नथिंग अदर देन न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ योर सॉइल। जितनी ज़्यादा कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, उतने ज़्यादा कैटायंस होल्ड कर सकता है। जितनी फाइन और ऑर्गेनिक ये है, वो ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं।
डिके नहीं होता है क्या ये? डिके होता है लेकिन रेजिस्टेंट टू डिके है। 2 या 3 सीजन के बाद आपको रिप्लेस करना है, लेकिन वो आपको खाद बोल के आपको यूज हो सकता है। 2 या 3 सीजन तक आप वो डिके नहीं होता है, उसके बाद वो डिकम्पोज होना चालू होता है और वो इट विल स्टार्ट लूजिंग इट्स कैपेसिटी, वी नीड टू रिप्लेस इट। ऑयल ऐसा जो यूज करते हैं उसका मॉइस्चर कंटेंट क्या है? वो वी हैव टू मेंटेन। When you buy, No, buy will come in blocks. It is compressed blocks. तो उसका Zero रहता है almost. no. No, 0.5 रहेगा, 0.6 रहेगा. I didn't know that, but it is compressed, dried. Then we need to reweight it. So जब वो क्या करते हैं, उसको ड्राई करते हैं. There are big open fields for drying this one. And वो ड्राई करने के बाद उसको compress करके bricks बनाते हैं. वो आएगा फोटो. और वो bricks आने के बाद अपन जिसको रिवेट करने के बाद वो राइज होता है. तो इसमें प्रॉब्लम्स कुछ है. तो एक ये होता है कि जैसे अब नारियल बनता है वो आपके सी शोर में बनता है, बराबर है. वो लॉट ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड वो लेता है नारियल, क्योंकि खारा पानी जो रहता है ना समुद्र का, उसमें सोडियम और क्लोराइड होता है. तो इसमें क्या करते हैं, ये काफ़ी सारा सोडियम इसमें रहता है. तो उसको आपको सबसे पहले क्लोराइड और सोडियम रहता है. क्लोराइड तो वॉशिंग से निकल जाता है क्योंकि निगेटिव आयन है. ये जो ये है कोकोपीट का जो पीट रहता है या फाइबर रहता है वो भी निगेटिव आयन है. वो एक में को स्टिक नहीं होता है, वो पानी से निकल जाता है, उसको वॉशिंग बोलते हैं. तो इसे डाउन होता है. लेकिन जो सोडियम होता है वो नहीं निकलता है क्योंकि वो केमिकली बाउंड होता है. जैसा कैटायन एक्सचेंज, ये निगेटिव आयन और ये पॉजिटिव आयन है, उसका केमिकल बॉन्ड बनता है. तो उसको आपको बफरिंग करना है. उसमें अभी नहीं जाएंगे, टाइम टेकन प्रोसीजर है. लेकिन थोड़ा समझ लीजिए कि कैल्शियम नाइट्रेट ट्रीटमेंट करके उसका बफरिंग हो जाता है, जो सोडियम को धुल जाता है. जैसा पीयूष सर ने आपको सोडिक सॉइल का रिक्लेमेशन बताया, वही टेक्नोलॉजी इधर भी है. वो सोडियम को रिप्लेस करके कैल्शियम आते हैं, उसको हम बफरिंग बोलते हैं. ठीक है. तो जब आप यूज़ करते हो, अब इसमें क्या है कि आपका जो कंटेनर है, आपकी जो सबस्ट्रेट, ऐसा नहीं है कि मेरे को अब सॉइललेस कल्टीवेशन करना है तो नारियल मिल गया, नारियल का जो बुरादा जिसको बोलते हैं, कोकोपीट मिल गया है. ऑल कोकोपीट आर नॉट सेम. एक तो पहले वॉशिंग बफरिंग ये होता है, दूसरा होता है पार्टिकल साइज, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, डिकम्पोजिशन रेट. तो इसमें आपको क्या करना है, अगर आपको फाइन पाउडर आप यूज़ कर रहे हो तो नर्सरी के लिए तो अच्छा है. लेकिन आप अगर फाइन पाउडर यूज़ करोगे बड़े पॉट में तो वो पानी नहीं छोड़ेगा, उसमें पोर्स उतने नहीं रहते. तो उसके लिए क्या करते हैं, हम 30% तक चिप्स ऐड करते हैं. क्रश चिप्स आते हैं, वो ऐड करने के बाद उसको जब होता है तो उसमें एक पर्टिकुलर बेबी फाइबर्स होते हैं, चिप्स होते हैं फाइन के साथ. तो वो एक उसका मॉइस्चर और एयर बैलेंस बनता है, जिसको एयर फील्ड पोरोसिटी बोलते हैं. और वो जब बनता है तब जाके आपके रूट्स के लिए इन्वायरमेंट बनता है. अगर आप पूरा फाइन यूज करोगे तो कभी कभी वो पानी नहीं छोड़ेगा, उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा और रूट्स के पास वाटर लॉगिंग होगा. तो वो ना होने के लिए, ड्रेनेज अच्छा आने के लिए उसमें हम चिप्स भी मिलाते हैं, जो कि होता है. अभी अगर आप कोकोपीट की ग्रो बैग्स ले रहे हैं तो उसमें क्या देखना है. एक तो मैंने आपको बताया था कि प्री वॉश होना चाहिए. बफरिंग हो ना हो अपन फील्ड में कर सकते हैं कैल्शियम नाइट्रेट की ट्रीटमेंट करके, लेकिन प्री वॉश होना चाहिए, लो ईसी होना चाहिए. लो ईसी होने के बाद अगर आप अगर कुकुम्बर, उसके बाद टोमेटो, कैप्सिकम, ये अगर आप लेना चाह रहे हो तो 6 से 8 लीटर का वॉल्यूम का आपको कोकोपीट लगेगा. ये ऐसे 8 लीटर के ओपन टॉप ग्रो बैग्स में आते हैं. 1 मीटर लॉन्ग ग्रो बैग्स भी आते हैं, जो मैंने आपको पिक्चर दिखाया था, जो आप देखते हैं. लेकिन आप ओपन टॉप ग्रो बैग्स भी यूज कर सकते हो, जिसमें 30% तक चिप्स या बेबी फाइबर होना जरूरी है. उसके बाद उसको ड्रेनेज होल, आपको दिखने में अजीब लगेगा कि भाई अगर ऊपर से पानी डालेंगे तो ये सब नीचे से चले जाएगा. पानी नीचे से जाना ही चाहिए. अपने को इतना सारा पानी नहीं चाहिए. जो फ्री वाटर है, जो ग्रेविटेशनल वाटर जिसको बोलते हैं, सैचुरेशन के बाद जो पानी ग्रेविटी से पुल होता है, वो आपको ड्रेन होना जरूरी है. और जो पानी वो होल्ड करके रखता है उतना ही पानी पौधे के लिए चाहिए, इसलिए उसको ड्रेनेज होल रखना काफ़ी
जरूरी है। अगर ड्रेनेज होल नहीं है, जैसे आप घर में भी आप कोई पौधा लगाते हैं तो उसके नीचे आप होल करते हैं एक्स्ट्रा, वो मिट्टी में भी जब लगाते तो वैसे ही ड्रेनेज होल, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा ड्रेनेज होल्स रखना जरूरी है जाके वाटर लॉगिंग ना हो। आप 1 मीटर लॉन्ग ग्रो बैग्स भी यूज़ कर सकते हो, उसमें आप 4-6 डिपेंडिंग ऑन योर क्रॉप पॉपुलेशन, आपका जो क्रॉप का पॉपुलेशन जो आप मेंटेन करना चाहोगे उसके हिसाब से भी आप इसको कर सकते हैं। ये प्री कट होल्स में भी आता है, ये आप उसके प्री कट होल्स वाले भी ऑर्डर कर सकते हो जितने स्पेसिंग के चाहिए। हालांकि जहाँ इसको रिवेट करो और पानी दे के करना चालू करो। एक बात ध्यान में रखना जरूरी है, आप कौन सा, अगर 8 लीटर ही कोकोपीट यूज कर रहे हो दोनों में, इसमें अगर ये 8 लीटर है, ये यहाँ पे 4 पौधे तो 832 लीटर का ग्रो बैग्स है, ये समझो यहाँ पे भी 4 प्लांट, दोनों इसमें पर प्लांट 8 किलो ही 8 लीटर ही कोकोपीट है। वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, इसमें भी 8 लीटर है, उसमें भी 8 लीटर है। लेकिन पर प्लांट अगर उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आप देखोगे, क्योंकि ग्रेविटेशन वाटर जो है ये पुल होता है, तो वो उसकी लेवल बहुत कम होती है जो वर्टिकल ग्रो बैग्स होती है। हॉरिजॉन्टल ग्रो बैग्स जो होती है वो मैक्सिमम वाटर होल्ड करके रखता है क्योंकि ग्रेविटी है। अब यहाँ पे तो ड्रेन होने के बाद इतना सारा एयर मिल गया, यहाँ पे बहुत कम मिलेगा। तो ये एक बड़ा इश्यू हमने देखा है। जब ग्रोअर्स हॉरिजॉन्टल ग्रो बैग लेते हैं उसमें क्या होता है, पानी अगर आपका वाटर उसका जो चिप्स और इसका बैलेंस बराबर नहीं है और ये नहीं है, तो वो वाटर हमेशा होल्ड करके रखता है और उसके वजह से रूट्स डैमेज होते हैं, ब्राउनिंग होते हैं, नहीं होता है। इसलिए वर्टिकल ग्रो बैग्स आप यूज कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल ग्रो बैग्स आप यूज करते हैं, सेम वॉल्यूम सेम क्वालिटी सबस्ट्रेट अगर आप यूज करते हो तो भी आपको इरिगेशन मैनेजमेंट पे बड़ा सा डिफरेंट ध्यान देना जरूरी है। वही अगर आप प्लग एंड प्ले करोगे तो मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है, सेम सबस्ट्रेट के क्वालिटी के वाटर होल्डिंग कैपेसिटी शेप के वजह से डिफरेंस हो सकती है। यही ये दिखाने की मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, ये जानना बहुत जरूरी है। कुछ लोग टर्फ यूज करते हैं, ये हमारे फार्मर जो है छत्तीसगढ़ में जगदलपुर, ये जगदलपुर का पिक्चर है। ये फार्मर्स ने टर्फ यूज़ किया है और टर्फ में कोकोपीट डालने के बाद वो फूलने के बाद उसको यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ द टर्फ। ओनली थिंग इज़ दैट हमने एक प्रॉब्लम यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, जो नीचे होता है वो ड्रेन बराबर नहीं होता है। इसमें ये होल्स रहते हैं लेकिन उसमें से पानी बराबर नहीं आता है, स्लोप बराबर नहीं होता है, तो नहीं होता है। तो उस पर सोल्यूशन एक है कि उसमें आप थोड़ा ग्रेवल डालो। वो ग्रेवल डालने से क्या होगा, एक वहाँ से जो पानी नीचे आएगा, अगर यहाँ से पानी नीचे आ गया तो वो कैपिलरी मूवमेंट से फिर ऊपर जाते रहता है, ठीक है, और वो नमी बनी रहती है। अगर यहाँ पे स्पेसर बोल के ग्रेवल्स डालेंगे तो इसमें से पानी ड्रेन होगा। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है, जितना कि पौधे को पानी देने के लिए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जरूरी है, उतना ही ड्रेनेज अच्छा होना जरूरी है। अगर सबस्ट्रेट में सक्सेस लाना है तो आपको अच्छा ड्रेनेज होना। इवन आप सॉइल बेस्ड न्यूट्रिशन, सॉइल बेस्ड काम करते हैं तो बेड बनाते हैं। क्यों बनाते हैं बेड भाई? आप तो जमीन पे भी कर सकते हैं ना, बेड क्यों बनाते हैं? क्योंकि ड्रेन आउट होना चाहिए। अगर ड्रेन आउट होगा तो रूट्स जोन अच्छा आएगा, क्योंकि रूट्स को एयर्स की भी जरूरत है, जितना पानी की नमी की जरूरत है, तो वो ड्रेन आउट होने के लिए अपन उसको बेड बनाते हैं, वाटर लॉग ना हो। तो वैसे ही सबस्ट्रेट में जब आप बनाते हो तो उसमें ड्रेनेज की व्यवस्था होना जरूरी है। अगर ड्रेनेज नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम्स आना चालू होते हैं। तो अभी मैं सबस्ट्रेट के बारे में बताया कि आपको इकोनॉमिकल एंड इजी वे है टू यूज कॉयर। कॉयर में आप ये भी ध्यान देना है कि आप कौन से शेप का ग्रो बैग ले रहे हो, कितने लीटर का ले रहे हो, उसमें चिप्स कितना होना चाहिए, ये भाई मैंने आपको बता दिया। मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको ड्रिप इरिगेशन कैसे करना है। वेरी सिंपल है। हमने ये देखा है कि लोग 2 लीटर वाले ड्रिपर जो नॉर्मली यूज़ करते हैं, लोग तो 8-8 लीटर वाले भी ड्रिपर सॉइल में यूज़ करते हैं, लेकिन अभी लोगों को समझ में आ रहा है कि नॉर्मल सॉइल जो मीडियम सॉइल है, मीडियम टू लाइट सॉइल में है, में 2 लीटर वाले ड्रिपर यूज़ करना है पर लीटर। 2 लीटर वाले बोले तो 2 LPH। What is 2 LPH means other than you? Sorry, everybody knows, but still I am waking up. कोई सो रहा होगा तो जग जाए। हाँ,
2 लीटर पर आवर, अगर 2 घंटा ड्रिपर चलाएंगे तो 2 लीटर पानी आएगा। तो इसमें अपने को 1 to 1.2 लीटर का ड्रिपर यूज करना है, यानी 1 घंटा चलाएंगे तो 1.2 लीटर ड्रिप होना चाहिए। और इसमें एक मेजर ध्यान है, जो नॉर्मल ड्रिपर से अलग होते हैं। क्या अलग होता है? इसको प्रेशर कॉम्पनसेट नो ड्रेन बोलते हैं। व्हाट इज प्रेशर कॉम्पनसेटेड नो ड्रेन? सिंपल कंसेप्ट है, जब आपका ड्रिप इरिगेशन बनता है एक पर्टिकुलर प्रेशर पे आने के बाद ड्रिपर चालू हो जाता है। जैसे जैसे प्रेशर बनते जाएगा वो एक तो ज़्यादा पानी छोड़ेगा, नहीं तो छोड़ेगा नहीं। इसमें क्या होता है, जो प्रेशर कॉम्पोसेट, इसमें एक डायफ्राम वॉल होता है। ये एक सिलिकॉन का एक चिप रहता है, उसके अंदर रहता है। वो क्या करता है, सब पूरा एक प्रेशर होने के बाद अगर उसका डेजिग्नेटेड प्रेशर 0.5 है या 1 है, तो 1 प्रेशर पूरा सिस्टम में बार 1 प्रेशर, बार 1 PSI, एक बार 1 जिसको PSI में 1 kg PSI बोल सकते हैं आप। बार 1 प्रेशर जब एक बार पे जाएगा तब ऑल ड्रिपर्स एकदम से चालू हो जाएंगे, और प्रेशर जैसे ही ड्रॉप हो गया सब ड्रिपर एकदम से बंद हो जाए। उसको बोलते हैं प्रेशर कॉम्पनसेटेड नो ड्रिप। आप इमेजिन करो, आपने 1 एकड़ का सॉइललेस कल्टीवेशन किया है, मैंने आपको बोला था 300 ml पानी देना है, और वो ड्रिप सिस्टम अगर यूनिफॉर्मली डिस्चार्ज नहीं कर रही है, कहीं पे 400 जा रहा है, कहीं पे 200 जा रहा है, और अगर पौधे को पानी नहीं मिलेगा तो यूनिफॉर्मिटी आएगी क्या? नहीं आए। इसलिए आपको सिस्टम ऐसे डिजाइन करना है, उसको आपको ड्रिपर भी वैसे लेने हैं जिसको अपन को प्रेशर कॉम्पनसेटेड नो ड्रेन होता है, जो इक्वल इसमें काम करता है। एक ही टाइम पे पूरा सिस्टम चालू होता है, जैसे ही पंप बंद है एक ही टाइम पे पूरा सिस्टम बंद होता है। सर्व क्रॉप को पहले पौधे को जितना मिल रहा है उतना ही लास्ट पौधे को वो पानी मिल रहा है। तो यूनिफॉर्म कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन लेवलिंग की जरूरत आपको ड्रेनेज के लिए हो सकती है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल ग्रोबैक्स करते हो तो हमने तो देखा है, जैसे थाईलैंड में आप बता रहे थे, ऐसे कंटूर में लगा रहे हैं पूरा। तो क्योंकि लैंड जो अगर चांगमाई और चांगराई में जाओगे तो वो पूरा हिली एरिया है, उसमें इतनी फ्लैट लैंड नहीं मिलती है, तो फार्मर्स ऐसे बनाते हैं। फिर भी एक प्रेशर काम करता है, सबको ऊपर से लेके हिल टॉप वाला और बेस वाला उसको एक एक पानी दे सकते। तो इसमें एक पेग आता है, जो आपने पिक्चर देखा है कि वो उसमें डालने के लिए एक पेग लगेगा, क्योंकि माइक्रो ट्यूब आता है और वो ड्रिपर रहता है। और ये लैटरल होती है, लैटरल भी ब्लैक कलर की आपने देखी होंगी जनरली, ये इधर वाइट क्यों लगा है? हमने एक देखा है कि सॉइललेस कल्टीवेशन में जब धूप में पानी गर्म होता है तो वो सबस्ट्रेट के रूट्स को डैमेज कर सकता है। इसलिए पहले तो मिलती नहीं थी, हमने बहुत ये करके रेवोल्यूस बोल के जो कंपनी है उनके साथ ये करके उनको बताया कि भाई इंडिया में भी वाइट लैटरस चलती है, क्योंकि हम फॉरेन में जाते थे दिखते थे, हम बोलते थे कि भाई हमारे को क्यों नहीं दे रहे। तो हमने जब उनको बताया कि इंडिया में भी इतना बड़ा मार्केट है तो उन्होंने लाना चालू किया है। अभी तो शायद नेटाफेम भी वाइट लैटरल बना रही है। लेकिन वाइट लैटरल से क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो दोपहर में अगर धूप में जाते थे तो एंड कैप निकालने के बाद अगर पानी देखते थे ना, ज़्यादा क्यों, अपने घर पे अगर सिंटेक्स का ब्लैक टैंक है तो दोपहर में आप हाथ धोने के लिए आप सोचना पड़ता है, क्योंकि एकदम से गर्म पानी आता है। वैसे ही ब्लैक है, ब्लैक बॉडी एब्सॉर्ब हीट और उससे पानी गर्म होता है। और इमेजिन कर सकते हो ड्रिप में पानी कितना रहता है, उसका सरफेस एरिया का ये किया तो इतना गर्म पानी आता था, वो रूट्स को डैमेज करता था। तो रूट्स कितना चाहिए, रूट को टेम्परेचर चाहिए 25 डिग्री ±5 डिग्री। तो अगर वो 35 तक चला जाएगा तो रूट्स डैमेज होंगे, इसलिए वाइट लैटरल आपको यूज करना है। ये नॉर्मल सेटअप है। ये ग्रोबैक्स ऐसे कॉम्प्रेस आते हैं, जो इसके साथ आप अलग से कवर ले सकते हो, अलग से ब्लॉक्स ले सकते हो, लेकिन ऐसे अगर आप लेंगे तो आपको कॉस्ट बचेगा। ड्रिप लैटरल होता है, हर एक बैग में एक एक ड्रिप, इसको माइक्रो ट्यूब्स बोलते हैं, जो छोटी पट्टी जा रही है वो पेग रहता है, वो उसके अंदर चला जाता है। और ये रिवेट होने के बाद में कुछ ऐसा दिखता है सेटअप। और ये मैं जो आपको फोटो दिखा रहा हूँ ये नेट हाउस के, ठीक है ना। तो नेट हाउस है, आप बोलोगे कि भाई ये इसमें ये क्यों बना है, बेड क्यों बना है? क्योंकि नेट हाउस में ऊपर से पानी आएगा, बराबर, सॉरी, नेट हाउस में ऊपर से पानी आएगा, फिर वो डैमेज कर सकता है, इसलिए उसको हमने बेड बनाया है, ठीक है। अगर आप पॉली हाउस कर रहे हो आपको बेड बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बारिश का पानी तो नहीं आएगा, ठीक है। तो बेड बनाने की जरूरत नहीं, नेट हाउस है इसलिए हमने बेड बनाया है, जो कि बारिश का पानी आएगा नेट हाउस में से वो नालियों से चला जाएगा। उसके बाद और भी आपको कुछ दिख रहा है, पूरा जो ये है वो उसको हमने वीड मैट से
कवर कर दिया है वीड मैट। पहले हमने ब्लैक वीड मैट भी यूज़ किया, लेकिन जब देखा कि ब्लैक वीड मैट से अगर अंदर जाते हैं तो 3-4 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। वही कंसेप्ट है ब्लैक बॉडी, इसलिए आप प्रिफरेबली वाइट वीड मैट यूज़ करो। और ये वाइट वीड मैट यूज़ करते हैं, और जो बीच की जो पट्टी रहती है जहाँ पे अपना क्रॉप रहता है, वहाँ पे उसके नीचे मल्च रहता है, ठीक है ना। एक मल्च की स्ट्रिप डालने का, उसके ऊपर पूरा वीड मैट डाल के उस पे ये ग्रो बैग्स रखते हैं। उसके पहले भी ये स्पेसर्स बोल के आते हैं। मल्च क्यों डालते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। जब आप पानी ड्रेन होना चालू हो जाएगा और वो से ऊपर से आपका क्रॉप का वेट रहेगा, वो वहाँ पे चिखल बन जाएगा, वो निकल जाएगा। इसलिए मल्च डालोगे तो पानी कहाँ आएगा? सेंटर में आएगा, तो सेंटर से वो परकोलेट होके चला जाएगा। तो आपका जो जहाँ पे ये है वहाँ पे ग्राउंड सॉलिड रहेगा, इसलिए मल्च डालते हैं। हाँ हाँ, वो भी बना सकते हैं, लेकिन कॉस्ट की बात है। अल्टीमेटली यू कैन मेक इट। अगर आप स्टैंड बनाते हो तो आपको 0 लेवल ला सकते हो, आपको जो चाहिए वो लेवल आप एडजस्ट कर सकते हो, आपको रिसर्कुलेट कर सकते हो। लेकिन आई एम शोइंग यू द लो कॉस्ट वे ऑफ डूइंग। नो वो इस पे था, ये बोल रहे हैं ना आप, ये स्टैंड पे। बट इट इज जस्ट एडिंग अ कॉस्ट। या फ्रेंच रेट। So these are the turf, Maple company का turf आते हैं। There is only one Israeli company who is making this turf as of now I know, and you can have this stand and elevate them. But I do this without this polyhouse and this shed. Open field. yeah, but only thing is that you will not have a control over the rain and all these things. Why we are doing it? Protected cultivation। भाई जैसा साहब ने बताया कि भैया एकदम से 8 लाख का या 80 लाख का क्रॉप एक ही दाइम पे ओले से। अब अगर आप इमेजिन करो, इसमें अगर ओला गिर गया, ये हो गया, एंड वन मोर थिंग, सॉरी टू इंटरप्ट यू, वन मोर थिंग, ये भी ओपन ही कल्टीवेशन है, ओनली इट इज प्रोटेक्टेड बाय इंसेक्ट नेट, द टॉप इज ओपन ओनली, राइट। बट आप आज के इसमें अगर आप हाई वैल्यू क्रॉप ले रहे हो तो विदाउट इंसेक्ट नेट प्रोटेक्शन क्रॉप कमिंग इज बिकमिंग अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। एग्री और डिसएग्री? जो भी किसान कर रहे हैं वो देखते हैं कि जो इंसेक्ट प्रेशर की वजह से वायरस ये वो आके क्रॉप जितना लंबा चाहिए उतना नहीं चल रहा है, इंसेक्ट प्रेशर बढ़ रहा है, इसलिए आपको प्रोटेक्टेड सम सॉर्ट, आइदर रेन और नॉट रेन, बट इंसेक्ट प्रोटेक्शन बिकमिंग मस्ट, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द क्रॉप टू द लॉन्ग ड्यूरेशन वेयर योर इकोनॉमी विल कम। आपको क्या करना है, फिर से मैं बता रहा हूँ कि बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ पेन फॉर द फार्मर्स। मैं बता रहा हूँ कि मैंने मेरे दादाजी का दुख देखा हुआ है। वो तो कॉटन फार्मर थे और मैं यवतमाल से हूँ। यवतमाल इज़ वेरी फेमस फॉर कॉटन कल्टिवेशन एरिया एंड ऑल्सो द सुसाइड कैपिटल ऑफ फार्मर्स इन इंडिया। वेरी सैड टू से दैट। कमिंग बैक टू आवर दिस वन, दैट when you are doing protected cultivation, your cost will come when your profitability will come to get early season harvest and get it longer duration and also grab the late season market. इन सीजन तो ओपन वाला कोई भी कर लेगा, उसके लिए आपकी जरूरत नहीं है। फिर 2 रुपए किलो टोमेटो में रोते रहेंगे। अपने को 20 रुपए 25 रुपए टारगेट करना है तो आपको एक तो अर्ली क्रॉप लेना है जब किसी का नहीं है ओपन का, और आपको लेट तक चलाना है, और आपको पूरे विंडोज लेने हैं, तब जाके आपका इकोनॉमिक बनेगा। दूसरा क्वालिटी आना है, आपको A+ B+ लेना है, C ग्रेड के कम आना चाहिए। और दूसरा एक ये है कि आपकी जो क्वांटिटी ऑफ प्रोड्यूस है वो बीट करना है। अगर ओपन में 45 टन 55 टन लोग ले रहे हैं तो मुझे 60-65 लेना है, और वो भी अर्ली और लेट तक लेना है, तब जाके मेरा इकोनॉमिक्स बैठेगा। और दैट इज पॉसिबल विथ सॉइललेस कल्टीवेशन एंड विथ प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। ओके, तो ये कंप्लीट सेटअप ऐसा दिखेगा आफ्टर द प्लांटेशन। एक ड्रिपर रहेगा, ये यहाँ पे सबमेन रहेगा, ये लैटरल है, ड्रिपर है, माइक्रो ट्यूब है, पेग है, ग्रो बैग है, और ग्रो बैग में ये है
उसके नीचे स्पेसर भी है। स्पेसर्स के बारे में मैं डाला हुआ है, मैं स्पेसर्स के बारे में भी बात कर रहा हूँ। ये भी एक सेटअप लोग यूज़ करते हैं, बट आई विल हाईली नॉट रिकमेंड दिस। थोड़ी देर पहले साहब ने बोला था कि ड्रिप ब्लॉक इज़ अ बिग प्रॉब्लम। एक ड्रिप ब्लॉक हो गया तो 4 पौधे आपके मर सकते हैं। लोग पैसा बचाने के लिए एक ड्रिपर यूज़ करके उसको 4-वे कनेक्ट करते हैं। आई विल नॉट रिकमेंड इट, डोंट यूज़ दैट। सेकंडली, ये ऐसे भी ड्रिपर हमने शुरुआत में यूज़ किए हैं, इसको लैबरिंथ बोलते हैं। यहाँ पे लैबरिंथ होता है, माइक्रोट्यूब अंदर जाता है, लेकिन यहाँ पे भी सॉल्ट डिपोजिशन होके वो ब्लॉक हो जाता था, इसलिए हमने ये भी बंद कर दिए है। वी आर नॉट रिकमेंडिंग दिस। नाउ दिस इज द सेटअप विच वी फाइंड हाईली इफेक्टिव। हियर द ड्रिपर इज द लैबरिंथ जो फ्लो है, और ये प्रेशर कॉम्पनसेटेड है। उसमें एक सिलिकॉन फ्लैप रहता है, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। एक ही बार चालू होगा, एक ही बार बंद होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कोई लैबरिंथ नहीं है, ओपन है, तो यहाँ से जो भी डस्ट कचरा या ये है ओपन रहेगा, लेकिन फ्लो जो होता है वो सब रिस्ट्रिक्शन यहाँ से होता है। जो मैंने आपको बताया कि 1 लीटर 1 लीटर का है, वो यहाँ से होता है और वो अच्छे से मैनेज हो जाता है। ठीक है, यही है प्रेजेंटेशन। मैंने जिसको बोला था, फ्लो रेट ज़्यादा होगा तो रूट जोन बराबर नहीं बनेगा, फ्लो रेट कम होगा तो भी प्रॉब्लम होगा। फ्लो रेट आपको अच्छे से मेंटेन करना जरूरी है, और अगर ड्रिपर का फ्लो रेट कम है या ज़्यादा है तो उसमें प्रॉब्लम है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि स्पेसर्स यूज़ करना है। मैं एक अच्छे से आपको ये बताता हूँ, एक्सपीरियंस बताता हूँ। ये अभी की बात नहीं है, मैं 2016 की बात बता रहा हूँ। आपका अलवर बोल के गांव है, वहाँ दिल्ली के पास से एक फार्मर थे, उन अलवर में, राजस्थान में अलवर का जो है, दिल्ली से 3.5 घंटे का ट्रैवल करके जाते थे वहाँ पे। वो फार्मर ने स्पेसेस कम पड़ गए करके 2 लाइन डायरेक्टली मल्च पे ये करके लगा दिया। कुछ दिन के बाद, क्योंकि पॉलीहाउस में सॉइललेस कल्टीवेशन है, उसके इसमें ग्रोबैग्स में नेमाटोड आ गए। अगर आपके सॉइल में नेमाटोड है या आपके सॉइल में राइजोक्टिनिया का स्पेसीज है, आपके रूट जैसे ही बाहर आके सॉइल को टच करेंगे, ये अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे आर वेरी मच अपॉर्चुनिस्टिक, इजीली एंटर होके पूरा क्रॉप डैमेज कर सकते हैं। इसलिए आपको स्पेसर यूज करना जरूरी है टू आइसोलेट योर सॉइल फ्रॉम योर सबस्ट्रेट एंड मेक इट मोर हाइजेनिक एंड सेपरेशन। दूसरा, ग्रो बैग्स के जो मैंने आपको होल बताए थे, अगर आप उसको साइड रख देंगे, पानी ड्रेन होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए आप उसको स्पेसर्स यूज करोगे तो उसमें से पानी इजीली ड्रेन होगा। तो स्पेसर्स, यूजिंग स्पेसर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेनी टाइम्स पीपल, farmers are tend to make low cost this one, not to have spacers. There is another nice example of spacers. ऐसे भी काफ़ी सारे स्पेसर्स आते हैं जो कि ड्रेन होता है, और ये ओपन, ये क्लोज लूप सिस्टम के लिए ज़्यादा अच्छा कारगर काम करता है। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर यू कैन कलेक्ट एंड रिसाइकल। अगर मैं आपको एक प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, अगर इसमें स्लोप नहीं होता है और जहाँ जहाँ जगह जगह पानी आता है ना, उसमें अलगी डेवलप होना चालू हो जाता है, देयर इज अलगी। उसके बाद वो जो पानी जहाँ से रहता है ना, वहाँ पे सॉल्ट डिपोजिशन, क्योंकि ये न्यूट्रिशन पानी है, उसमें न्यूट्रिएंट है और उसमें ईसी भी है, उसमें सॉल्ट्स भी है। पानी इवेपोरेट होने के बाद सॉल्ट डिपोजिशन होता है। इसलिए अगर आप ओपन जो रिसर्कुलेटिंग सिस्टम करते हैं तो आपके लिए जो स्लोप है वो बड़ा क्रिटिकल बन जाता है। नहीं तो सीधा ओपन टू ड्रेन सिस्टम यूज करो। क्लोज लूप में आपको यू नीड टू इन्वेस्ट इन टू अ गुड अमाउंट ऑफ मनी टू कलेक्ट एवरी ड्रॉप विच यू आर ड्रेनिंग। और एक स्टोरी बताने की मेरी इच्छा हो रही है, थोड़ा सा लाइट ये होगा। देखिए, सॉइललेस कल्टीवेशन कर रहे हैं, क्या क्या लगने वाला है ये अपन ने सोच लिया है। उसके बाद एक सबसे मेजर गलती है या करते हैं, एक जब पीसा में क्या था, वो जब जैसे कुतुब मीनार बनाया तो एवरी राजा उस टाइम पे कुछ ना कुछ तो अपने नाम से बनाएगा करके एक टावर बनाने के लिए एक आर्किटेक्चर को बुलाया, बहुत अच्छा सा डिज़ाइन बनाया और वो एक बड़ा टावर के लिए डिज़ाइन बनाया। दिस इज़ इन पीसा इन यूरोप, इटली, राइट। सो ये पीसा का टावर बनाया, डिज़ाइन आ गया। फिर कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया कि भैया हमको ये ऐसा ऐसा टावर बनाया। कॉन्ट्रैक्टर ने बताया भैया अगर आप इसका सॉइल टेस्टिंग नहीं करोगे
तो आप 300 लीरा यानी अभी के 3-3.5 लाख रुपए बचाओगे. वी कैन डायरेक्टली बिल्ड द टावर एंड द टावर वॉज बिल्ड एंड इट स्टार्टेड लीनिंग वन साइड ओनली बिकॉज द मिस्टेक इज नॉट डिग कि हम कहाँ पे बना रहे हैं उसको हमने उसका पैसा बचाने के लिए उसका टेस्टिंग नहीं किया और उसके बाद वो लीनिंग टावर और दिस इज बिकम अ बिग ब्लंडर ऑफ आर्किटेक्चर हिस्ट्री. This has become a big blunder of architecture history, but it become a one of the wonder in the world कि वही leaning tower है. और to my surprise when I went there, this is not been built that way. उन्होंने जब देखा कि भैया अरे ये तो लीन हो रहा है तो उन्होंने दिमाग लगाया कि चलो अगर इधर से लीन हो रहा है तो इधर से थोड़ा सा लंबा लंबा बनाएंगे, इधर से छोटा करेंगे, वो आगे जाके वो भी रेक्टिफाई नहीं हुआ. अभी वहाँ पे केबल से प्रोटेक्ट किया है और हमारे जैसे बेवकूफ़ जाके वहाँ पे फोटो निकाल के आ रहे हैं. तो दिस इज़ अ बिग ब्लंडर. और ये जो बोलते हैं ना फोटो ऑफ हो गया है. तो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप सॉइल टेस्ट जब सॉइल ग्रोन कर रहे हैं, वाटर टेस्ट अगर आप सॉइललेस कर रहे हो नहीं कर रहे हो तो आपका मॉन्यूमेंटस मिस्टेक हो सकता है. सॉइल जब भी फार्मर्स हमको बुलाते हैं कुछ प्रॉब्लम की वजह से सर सबसे पहले हम पूछते हैं कि भैया सॉइल रिपोर्ट बताओ, वाटर रिपोर्ट बताओ. हाँ सर किया तो था 2 साल पहले कभी तो किया था, निकाल के देखना पड़ेगा है क्या नहीं. ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तब बहुत ज़्यादा पेन होता है. वाटर एनालिसिस प्री सीजन करना जरूरी है. वाटर एनालिसिस फ्रॉम द गुड लैब, टेस्टिंग इट बट डूइंग इट रॉन्ग इज मोर डेंजरस देन नॉन टेस्टिंग. मैंने मेरा ब्लड रिपोर्ट दिया लैब को और उन्होंने दिखाया कि मेरा तुम्हारा ब्लड शुगर 150 है और या कोलेस्ट्रॉल इतना है, मैं कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स ले रहा हूँ, बीपी मैनेज ये कर रहा हूँ, जो कि मेरा है ही नहीं. तो कभी कभी जब जाके देखते हैं ना वो फनी वे इसी एक दिखाता है, कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स का कैटायन और मिलीमोल्स का कैलकुलेशन करते हैं, वो कुछ अजीब स्टोरी बताता है. कभी कभी मेरा पानी बहुत बढ़िया है, हाँ मेरा पानी बहुत बढ़िया है ऐसा बोलते लोग, लेकिन उसमें सोडियम और क्लोराइड ज़्यादा होता है. टेस्टिंग कहाँ पे किया है? जो आरओ वाटर प्यूरिफिकेशन वाले कंपनीज होते हैं ना, जो आरओ वाले, वो तो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बेस्ट है भाई, लेकिन सोडियम एंड क्लोराइड इन द वाटर इज हार्मफुल. करेक्ट. सो वी नीड टू टेस्ट दैट वेयर वी आर डूइंग अ वाटर टेस्ट. अभिषेक साहब मेरे को बता रहे कि टाइम हो गया है, क्या करें, कंटिन्यू करें? बस 10 मिनट ठीक है. भूख लगे हैं? एवरीबडी इज हंग्री. सी good question. It is better to do it pre-season, and in the season if you find that there is a deviation in EC and pH, जब भी आपको डेविएशन दिखता है हैंडहेल्ड डिवाइसेस में जो आपके पास रहना जरूरी है, जो मैं आगे बात करना चाह रहा था, वो हैंडहेल्ड डिवाइसेस के साथ अगर जब आप करेंगे आपको दिख रहा है कि डेविएशन हो गया है तो बेटर टू टेस्ट इट, राइट? क्योंकि उसमें कुछ डेविएशन चेंजेस हुए इसलिए करना जरूरी है. I will not go what is the physical and what is the chemical property, everybody knows very well कि क्या ज़रूरी है क्या नहीं है, लेकिन pH और EC ये दो मैटर बड़ा रखना वेरी इंपॉर्टेंट है. उसमें जो TDS होता है या EC होता है, वो EC कैन बी फ्रॉम गुड सॉल्ट एंड कैन बी फ्रॉम बैड सॉल्ट. EC इज अ टोटल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, टोटल डिजॉल्व्स एनाइंस एंड कैटाइंस उसमें दिखाते हैं, लेकिन वो अच्छे भी हो सकते हैं बुरे भी हो सकते हैं. तो अपने को डीप में जाके देखना जरूरी है कि पैरामीटर में आपका EC क्या है और EC कहाँ से आ रहा है, सोडियम क्लोराइड से आ रहा है या कैल्शियम और मैग्नीशियम से आ रहा है. तो नॉर्मली जब पानी में जाते हैं तो हार्डनेस जो होता है वो कैल्शियम मैग्नीशियम से आता है, जो अपन यूज़ कर सकते हैं. लेकिन अगर वो कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स पे है तो आपका जो एसिड जो डालना है उसमें उसकी फ्रीक्वेंसी उस पर डिपेंड होगी. ठीक है. तो उसके बाद अपने को NPK, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर सोडियम क्लोराइड ये देखना जरूरी है. और ये साहब ने जैसा बोला था कि आयरन, बिकॉज आयरन कैन इंक्रीज द स्केलिंग एंड विच इज हार्ड स्केलिंग, एकदम पत्थर जैसा स्केलिंग होता है वो, कि एसिड से भी कभी कभी ये नहीं होता है. तो आयरन स्केलिंग अगर होता है जहाँ पे ब्लॉक होता है तो उसमें आपको फेरस का भी
आयरन का भी ये निकालना जरूरी है। कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स इसलिए मालूम होना चाहिए कि आपको एसिड लगना है। एक सिंपल वे है टाइट्रेशन, जैसा मैंने आपको बोला है कि बोरॉन काफ़ी टाइम टॉक्सिक हो सकता है। आयरन तो मैंने आपको बताया कि आपको स्केलिंग के लिए आयरन दिखना जरूरी है, लेकिन बोरॉन कैन बी टॉक्सिक समटाइम्स, सो वी नीड टू चेक दिस, राइट। सो ये पैरामीटर्स है जो आपको वाटर एनालिसिस में चेक करना है, अच्छे लैब से चेक करो। और ये इसी गाइडलाइन है कि भाई अगर आपकी अपर लिमिट 1.25 है तो आप सॉइललेस कल्टीवेशन में आपको काफ़ी सारी दिक्कतें आ सकती है। उसमें अल्कलिनिटी अगर 200 मिलीग्राम पर लीटर है तो आपको प्रॉब्लम आ सकता है। उसके बाद क्लोराइड एंड सोडियम अगर आपके ज़्यादा है तो क्लोराइड की आपकी बड़ी वाइड रेंज दिया है 75 to 140, बिकॉज देर आर सम क्रॉप्स विच आर क्लोराइड लविंग। टोमेटो कैन टॉलरेट हाई क्लोराइड, बट पेपर यानी जिसको अपन कैप्सिकम बोलते हैं, काली शिमला मिर्च बोलते हैं, उसके लिए आपको कम चाहिए क्लोराइड। अगर ज़्यादा क्लोराइड होता है तो प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए वो वाइड रेंज दिया है। लेकिन बाकी के पूरे जो अपर रेंज आपको दिखा है, तो आपके क्लोराइड्स अगर ज़्यादा है तो आप टोमेटो जैसे क्रॉप्स ले सकते हो, लेकिन कैप्सिकम से आपको बचना पड़ेगा। तो क्या उसमें ये क्या है, तो मैं देखता हूँ कि काफ़ी जगह लोग वाटर क्या बोलते हैं उसको, रिवर्स ऑस्मोसिस RO लगाते हैं, लेकिन कॉस्टिंग नहीं बैठेगा। मैं आपको लिख के देता हूँ। अगर आप टोमेटो ये वो ले रहे, अगर आप मैरिजुआना जो भांगा है, अभी यूपी में है शायद, लीगल है कल्टीवेशन, ठीक है, सॉरी टू कीप दिस कंट्रोवर्शियल टॉपिक। लेकिन अगर आप उगा रहे हो मैरिजुआना तो आपका इकोनॉमिक्स बैठेगा RO वाटर से। अगर आप खीरा कैप्सिकम पे टोमेटो ग्रो कर रहे तो आपका इकोनॉमी नहीं बैठेगा, क्योंकि उसमें से वेस्ट भी निकलता है, फिल्टर भी चेंज करना है, काफ़ी सारी चीज़ें। तो आपको क्या चॉइसेस है? चॉइसेस एक है, आपके पास पॉली हाउस है, आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट बनाइए और मिक्स मैच कीजिए। जरूरी नहीं कि आपका पूरा का पूरा पानी लो इसी का या होना चाहिए, आप उसको मिक्स मैच करके जैसे आपकी क्वालिटी है 60-40, 80-20, 70-30 वो आप कर सकते हैं और आपके जो डिज़ायर लेवल है उसमें आप ला सकते हो, ठीक है। तो ये सब कुछ संभव है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास 0.5 इसी का पानी रहना जरूरी है तभी जाके मैं चालू करूँगा, या मेरे पास ज़्यादा है तो मैं RO करके ये करूँगा। कर सकते हैं, लोग करने वाले भी है, लेकिन मेरा खुद का ओपिनियन है, मैंने कॉस्टिंग वर्कआउट किया है, कॉस्टिंग में नहीं बैठता है। बट रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन वेरी इज अदरवाइज ऑल्सो देर काफ़ी सारे फार्मर्स के पास 2 सोर्सेस होते हैं, एक ओपन वेल होता है, एक डीप वेल होता है, लेकिन ओपन वेल का पानी उतना ज़्यादा नहीं रहता है, सीजन में कम पड़ता है, तो आप उसको भी मिक्स मैच कर सकते हो, ठीक है। तो ये मिक्स मैच करना एक ऑप्शन है। सोडियम एंड क्लोराइड लेवल के बारे में मैं जैसे आपको बता रहा था कि अगर हाई सोडियम हाई क्लोराइड है, हाई EC है, तो आपको क्या करना है क्या नहीं है। अब अगर सलिनिटी ज़्यादा है तो क्रॉप नहीं आएगा ऐसा नहीं है, क्रॉप मर जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन आपकी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी जो है, जैसे जैसे आपकी सलिनिटी बढ़ती जाएंगी, सोडियम क्लोराइड आपके पानी में ज़्यादा है, उतनी आपकी यील्ड जो है वो कम होती जाएगी। तो जितना साफ और अच्छा पानी है और जितना आप उसको अच्छे न्यूट्रिएंट से टॉप अप करोगे वही अच्छा है, उसके बाद आपकी प्रोडक्टिविटी कम होना चालू हो जाएगी। ये जो salinity over a period of time will increase in terms of number of years also. No, that is what we need to do, recollection. So that is, as our choice is not to get it to that dangerous level. So we need to be always on the top to control it in a particular way. So if not to get it rise, and do whenever there is an intervention required and do the corrections. ठीक है। सरफेस वाटर ग्राउंड वाटर के भी कुछ फायदे कुछ नुकसान है। ऑर्गेनिक मैटर सरफेस वाटर में ज़्यादा होता है, अलगी और ये सब कुछ चीज़ें उसमें आती है, कभी कभी ड्रिपर में भी अलगी जमा होके क्लॉड हो सकता है। आपको फिल्ट्रेशन आपका क्या ये है, ग्राउंड वाटर में जो साफ रहता है पानी, लेकिन उसमें सॉल्ट्स थोड़ा ज़्यादा रहते हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्राउंड वाटर इज़ बैड, बट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्राउंड वाटर इज़ गुड, whereas physical puration is required in surface water। आपको जो डिस्क फिल्टर, सैंड फिल्टर, ग्रेवल फिल्टर ये लगा के आपको प्यूरिफाई करना पड़ेगा जो सरफेस वाटर है। ग्राउंड वाटर को आपको प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको
ये करना है। तो अगर आप सॉइल टेस्ट नहीं कर रहे तो आप गैम्बलिंग कर रहे हो, डोंट डू दैट गैम्बलिंग। पीएच के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर सकते हैं, पीयूष सर ने बताया, तो मैं आई विल स्किप इन इंटरेस्ट ऑफ टाइम। ओनली थिंग इज आई वांट टू शो दिस थिंग। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि सर मेरा पीएच अच्छा है, 7.5 है, मेरे को एसिड लेने की ज़रूरत नहीं है। एसिड, पीएच एंड अल्कलिनिटी ये दो अलग अलग कंसेप्ट है। डिजॉल्व कार्बोनेट का सस्ते में बन सकता है। अब ये रानीबेन्नूर का हमारे ग्रोवर पूछ रहे थे, ये रानीबेन्नूर में सॉइललेस हम कल्टीवेशन कर रहे हैं। ये क्या होता है, ये इसको डोजेट्रॉन पंप बोलते हैं पॉपुलरली, क्योंकि डोजेट्रॉन कंपनी में जैसे डालडा होता है वैसे उसको डोजेट्रॉन बनते हैं। लेकिन डोजेट्रॉन एक कंपनी है जो प्रोपोर्शनेट डोजिंग का पंप बनाती है, जिस इज वाटर प्रोपेल्ड पंप, प्रेशर से काम करता है, उसको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है। ये 3 पंप है, लेकिन ये यहाँ पे डोजेट्रॉन नहीं है, इजराइल की अलग कंपनी है कॉल्ड टिफन। दे आर मेकिंग अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। 16-17 हज़ार में एक पंप बनता है, डोजेट्रॉन 65 हज़ार में आता है, कम से कम 40 हज़ार से चालू हो जाता है। ये आपको 16-17 हज़ार में पंप मिल जाएगा। 3 पंप लगाना है, एक एसिड के लिए ए और बी और सी में, और ये इसका आपको फर्टिगेशन आप सिस्टम कर सकते हो। इसमें ए रहेगा, बी रहेगा, इसमें बी लिखा हुआ दिख रहा है, और सी रहेगा। सी में आपका एसिड रहेगा, ए बी में आपका फर्टिलाइजर रहेगा, और उसका डोजिंग करके आपका एक बड़ा सा टैंक में, जो ऊपर इधर दिखा हुआ है ना टैंक, मैं आपको स्केच बताता हूँ इस तरह से। Your carbonates and bicarbonates and water should be below 6.2, not more than 6.2, otherwise you will have problem. Substrate के लिए आपको जो pH है वो 6.2 तक लाना ही है। अपने इंडिया में ऐसा कोई पानी नहीं है जहाँ पे वो pH रहेगा, इसलिए आपको एसिड डालने सिवाय आपका होगा नहीं। ये तो सॉइल बेस में भी लागू है। आप इंटरनेशनली कहीं पे भी जाओगे तो विदाउट एडिंग एसिड nobody is doing fertigation. It is very sorry to tell, I will tell you, and that's why AVL was showing that Haifa Ane, they have come up with the fertilizer which they are adding acid into that. Just one Yeah. point. Just keep in mind a rule: when you work with acids in stock solution, you cannot mix together microelements, related microelements inside. It breaks the chelation. So in the stock solution, not after injection, in the stock solution, never mix acid with chelated microelements. That's very important. Yes. So that is a very good point. AVL has shown that. When you see here, it is only acid. In this, you can add nitrate-based fertilizer, calcium nitrate, potassium nitrate, but I advise not to use it. Use A and B. And there is a set rule of chelated micronutrient to be added to either A or B, right? So when we are adding ADDHF ferrous, it should go into calcium nitrate tank, A tank, and other micronutrient goes into B tank. A mixed micronutrient can also go into B tank depending on the pH, right? But this is an acid. अभी ये concentrated acid है, लेकिन वो dilute हो रहा है, वो dosing हो रहा है, वो 2% से dose हो रहा है. So that is a concentrated acid, but here when it is pumping, here इसमें एक डोजिंग का एक ये रहता है, ये डोजिंग करेगा, ये 2% से डोज कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन योर वाटर कॉन्सेंट्रेशन, डिपेंडिंग ऑन पीएच, यू कैन मेक अ डिफरेंट डोजिंग, यू कैन मेक अ डिफरेंट। यहाँ पे डाइल्यूट हो गया है, यहाँ पे 6.2 आ गया है, देन देर इज नो प्रॉब्लम ऑफ गोइंग दिस, राइट? But what AVL is saying, which is very important, this is concentrated acid, this is stock solutions. These are high concentration. Never mix that fertilizer, otherwise it will be a problem. Taking all the 3. Yes. Why don't we dose them individually? No, but this is a no. I will tell you. You can go directly do into that also when by the running. When you have an automation, you do that way. But when you are dosing it and filling this tank, this is a low cost system. You can do it inline. This is mixing tank or stock, ready to use stocks tank system. Problem with what is happening is that when you are doing it, when fertigation you are doing 4 to 5 times. Each time you have to go that much for pumping. Here you can have a smaller pump. And this can be done in 10-15 minutes. Here you have to do irrigation for maybe 1 hour, depending on 2 liter water. That's why it is been done.
Yeah, this is made in one or two time in a day. You fill this tank, and 4 to 5 times a day you are doing irrigation. I will be explaining you. This is very nice concept and very important, right? See, whenever you have an electricity, पीयूष साहब ने बोला था इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो इरेटिक इन इंडिया एंड यू हैव टू इरिगेट. 11 बजे बोले तो 11 बजे आपको इरिगेट करना है. अगर 11 बजे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो क्या करोगे? 12:30 बजे 2 बजे तक या दिन भर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई तो सो मेक अ स्टॉक सोल्यूशन एंड देन यू कैन डू एन ऑटोमेशन. हैव अ सोलर पैनल, ये पंप लगेगा एंड एट द सेट टाइम द फर्टिगेशन विल हैपन. Or whenever there is a light intensity, you are irrigating to the substrate when there is a light. When there is a night, there is no irrigation required. So the window is 9 to 4. In the 9 to 4 in India, every time there is a light. So the electricity, you just invest into that. This pump, sorry I started English, but I will come back to Hindi. जब भी इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, जब भी लाइट होता है, आप पंप करना चालू कर सकते हो. हाँ. No, wrong. I will tell you, when you are talking about soil-based cultivation, it can be done in evening, right, any time. Because you are not feeding it for that particular moment. You are feeding it for a day two. In fertigation, when it is a soil-less cultivation, you have to irrigate each time when there is a light. Only 3 to 4 irrigations in a day you need to do it. अगर आप इवनिंग में करोगे आपको 4 या 5 बार करना पड़ता है इरिगेशन सबस्ट्रेट में. इट्स नॉट सॉइल, क्योंकि बफर नहीं है. पानी तो वो उतने टाइम पे 2 या 3 घंटे में, क्योंकि 300 ml तक पानी उसमें सबस्ट्रेट में रहेगा. उसके बाद का वो पानी अगर कंज्यूम हो जाएगा तो हम 300 ml के, जब प्लांट बड़ा होता है 120 लीटर बोलते हैं, एक 1.2 लीटर पर प्लांट, हम 300 के 4 साइकिल बनाते हैं. इसलिए आपको, और इवनिंग को हम उसको ड्राई रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप इवनिंग में इरिगेशन दोगे वो 300 ml सैचुरेटेड हो गया और इवेपोट्रांसपिरेशन नहीं है, बंद हो गया है. क्योंकि स्टोमेटा जो इवेपोट्रांसपिरेशन करता है वो तो इवनिंग दिन में ही चालू रहता है, इवनिंग में बंद हो जाता है. फिर वो जो पानी आपके नमी जो बनी हुई है सबस्ट्रेट में, वो तो आपके रूट्स को डैमेज करेंगी, क्योंकि वो हवा से रिप्लेस नहीं हो रही है. इसलिए द इरिगेशन हैज़ टू, देयर इज़ वन चार्ट we are saying, even in nursery I will explain that whenever there is a light for substrate cultivation, soilless cultivation, irrigation has to be done on that particular moment. So please remember, the fundamental of fertigation in the soil and substrate is different. One is the time, duration, and also proportionate versus quantitative. वो भी एक बड़ा मुद्दा है. प्रोपोर्शनेट में आपको मिलीग्राम्स पर लीटर या पीपीएम में काम करते हैं. वहां पे हम क्या बोलते हैं आपको? 200 किलो पर एकड़ एन 250 किलोग्राम्स ऑफ के वट एवर इट. तो वो अलग होता है, ये अलग है, ये प्रोपोर्शनेट है. या you can have it at any time. I don't mind, but doing it in evening could be kind of a better this one, but it can be done at any time. I will tell you my way of saying it, that evening में जब, especially when the climate is cold, doing it in evening is very good, because the water temperature is always better than the soil temperature. So that's why you can do it in other part of the time. Doing it depending on the need, depending on soil moisture, will not make much difference. Thank you. I need to finish, otherwise अभिषेक सर. So ये complete ये है. जैसा मैंने आपको बताया, आप स्टॉक्ड सॉल्यूशन 10,000 20,000 लीटर का बना के रखो. जब भी आपके पास लाइट है, आपका डोजिंग होके एक स्टॉक सॉल्यूशन तैयार हो गया है. इसमें पूरा न्यूट्रिशन जैसा चाहिए वैसा है. उसके बाद आपका एक सिंपल ऑटोमेशन हमने डेवलप किया है. ये सिंपल ऑटोमेशन क्या करता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड टाइमर लगाया हुआ है, जो कि IoT है, जो कि इंटरनेट से भी कंट्रोल होता है. और उसके बाद ये सोलोनाइड्स वॉल्स और ये लगाए हुए हैं सॉलिड स्टेट स्विचेस है. तो वो क्या करता है, पानी पंप चालू कर देता है और वो चला जाता है. क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूँ ये ऑटोमेशन क्यों ज़रूरी है. कॉस्ट उतना नहीं है,
3-3.5 हज़ार में कंट्रोलर बन जाएगा, क्योंकि आपको 3 या 4 टाइम इरिगेशन करना है। सबस्ट्रेट में आपको इरिगेशन 3 और 4 टाइम्स करना है, तब आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी रहना जरूरी है। इसके आपको सोलर इंटीग्रेशन कीजिए और इसका टाइमर बेस्ड कंट्रोलर बना दीजिए, और ये बनने के बाद आप उसको टाइमर में दे देंगे तो ये करते हैं। हमने ये इन हाउस बनाया था, एक इंजीनियर की मदद लेके, 2 या 2.5-3 हज़ार में बन जाता है, और ये इंटरनेट से भी कनेक्टेड है, वाईफाई को कनेक्ट करके अराउंड द वर्ल्ड फ्रॉम एनीवेयर यू कैन स्टार्ट योर मोटर एंड क्लोज योर मोटर। ये भी ऑप्शंस है, अगर आपके पास पैसा है यू कैन गो विद दिस। दिस आर मोर इन इनलाइन सिस्टम, जैसे आप बोल रहे हैं ऑन होता है। दिस इज ऑल्सो मिक्सिंग टैंक कंसेप्ट, देयर द टैंक ऑल द न्यूट्रिएंट गोज एंड गेट मिक्स। दिस इज ऑल्सो इनलाइन। डायरेक्टली हर बार आपको बड़ा पंप चालू करना पड़ता है, द वेल का पंप चालू करना है, और इसका भी, इसमें भी एक पंप होता है, बूस्टर पंप, वो जो पीछे दिख रहा है, वो दोनों पंप्स चालू रखना जरूरी है। एक पानी उधर से आता है और ये पंप उसको बूस्ट करता है। ये फर्टिलाइजर्स है जो आपको लगेंगे, नाइट्रिक एसिड और ऑल दिस फर्टिलाइजर्स विच विल बी रिक्वायर्ड। मोर देन दिस यू डोंट रिक्वायर एनीथिंग। The new age fertilizers like Duo and polyphosphate, this also can add to this list. जब भी जरूरत है वो अपन डाल सकते हैं। उसके बाद एक जब भी आप फर्टिलाइज़र बनाते हो तो आई विल रिकमेंड टू डू अ जार टेस्ट। व्हाट इज जार टेस्ट मीन्स, जो बताया कि भैया आप 2% डोजिंग कर रहे हो, तो एक 10 लीटर बकेट में आप उसका डोजिंग करके एक बार उसको बना के उसका ECPH मेजर कर लीजिए, सो दैट यू विल नॉट हैव अ ब्लंडर इन द फील्ड। ये इसको आपको जितना जितना आप डाल रहे हैं कि भैया 1000 लीटर को मेरे को इतना इतना ml डालना है, तो 10 लीटर के उसको एक्सपेरिमेंट कीजिए और उसका ECPH चेक कीजिए और उसको यूज़ करो। तो सबसे मेजर और लास्ट पॉइंट है, इसके ज़्यादा मैं स्ट्रेच नहीं करूँगा, आई नो अभिषेक जी मेरे तरफ देख रहे हैं। तो ड्रेनेज का ECPH मेजर करना, फर्टिगेशन वाटर का ECPH मेजर करना, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट मैटर है। ये आपको डेली करना जरूरी है। आपके पास 2 मीटर रहना जरूरी है, एक होता है pH का, एक होता है EC का, और उसको आपको फ्रिक्वेंटली कैलिब्रेट करना भी जरूरी है। विदाउट कैलिब्रेशन the readings are erratic. You will not imagine how wrong they could. So frequently उसको calibrate करना भी जरूरी है, और वो calibrated मीटर से ही यूज करना है। और आपका रूट जोन जो है फ्रीक्वेंटली चेक करना है। आपको वाइट रूट्स रहना है, फाइब्रस रूट रहना है। जब भी आपको लग रहा है कि रूट्स ब्राउनिंग हो रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ये है, तो आपको ये सबस्ट्रेट में एक ऐसा विंडो बना के रूट्स का भी मॉनिटरिंग करना जरूरी है। आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे।